अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच चेहरा, मुझे कहते हैं महविश राज। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि जितना अच्छा दिन का आगाज़ होगा, जितना पॉजिटिव होगा, बाकी दिन की रूटीन उतनी खूबसूरत जाएगी। अगर आप अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेते हैं, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, नमाज से तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, तो यकीन जाने इससे अच्छी खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो आप सुकून महसूस करेंगे, इसके बाद जो आप एक हकीकी खुशी महसूस करेंगे, या अपने आप को आप ना एक अजीब सी आप कैफियत में रहेंगे, जिसको कहते हैं रूहानी खुशी। तो वो महसूस करना ना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जितनी एंजाइटी डिप्रेशन वाले इन्वायरमेंट में हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पाक ज़ात का शुक्र अदा किया करें। और फिर जब आप काम के लिए रवाना होते हैं, तो फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें। आजकल बच्चों की छुट्टियां, बच्चे घर पे होते हैं, अगर वो सो रहे हैं तो आप उनके कमरे में जाएं, ज़रा उनको प्यार शेयर करें। और फिर उसके बाद आप काम के लिए रवाना हो, अगर वो उठ गए हैं, तो कोशिश करें कि नाश्ता एटलीस्ट आप फैमिली के साथ करके जाएं, ताकि पूरा दिन बच्चे भी खुश रहें, फैमिली भी खुश रहे और आपका दिन भी है अच्छा गुजरे। इसी प्यारी बात को लेके अब आगे बढ़ते हैं। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, हमारे पूरे प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर लेते हैं। स्टोरीज़ आप लोग के साथ नाज़रीन हम इसलिए शेयर करते रहते हैं ताकि आपको पता चले कि 9 to 5 जॉब के अलावा, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अलावा, ये जो हेक्टिक हमारे मामूल के काम हैं, इसके अलावा दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है। और जब वो डिफरेंट चीज़ों को आप जानते हैं, एक्सप्लोर फिर करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस तरह के कुछ आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये नाज़रीन इंटरेस्टिंग स्टोरी अमेरिका की है। और अमेरिका में एक शख्स ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा खाने का जो मुकाबला है वो उसने जीता है, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और ये इंटरेस्टिंग किस लिए है कि इसने जो चिकन विंग्स आप खाते होंगे बड़े शौक से, मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, इसने क्या किया है जी, 499 यानी कि तकरीबन 500 अफराद ने जो है, यानी कि इस ने चिकन विंग खाने का, एक होता है पकाने का, एक होता है खाने का, इसने खाने का जो है वो ये मुकाबला उसमें इसने शिरकत की है। और इसने 499 चिकन विंग्स खाए हैं। और उसके बाद ये मुकाबला उसने अपने नाम किया, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम 4-5 विंग्स खाते हैं और हमारा पेट फुल हो जाता है। लेकिन अमेरिका के इस शख्स ने, नाज़रीन ने, ये एक वहाँ के एक निजी शहर में ये मुकाबला हुआ, ये, और ये एनुअली होता है, यानी कि हर साल ये कंपटीशन रखा जाता है, हर साल ये इस तरह का इवेंट रखा जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए। तो हुआ क्या है कि नाज़रीन इस तकरीब में, ये सालाना जब ये तकरीब हुई है, तो इसमें चिकन विंग खाने का जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो किया गया। हर इंसान ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो विंग्स खाए। लेकिन इस यानी मुकाबले में जो शरीक लोग थे, उन्होंने जो एक रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, अच्छा इसमें ना 397 जो पीपल्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। और उसके बाद जो एक चिकन विंग्स खाने के कंपटीशन शुरू हुआ, और उसमें फिर हम देखें इंटरेस्टिंग मोड सामने आता है। और फिर इस शख्स ने जो है वो एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। और नाज़रीन हम देखते हैं कि ताज़ा तरीन रिकॉर्ड की जब तस्दीक होती है, तो पता चलता है कि भाई इस बंदे ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ये मुकाबला किसी ने नहीं जीता था। और रिकॉर्ड बनाने की इस कोशिश की अगर जो एक इकट्ठी रकम हुई थी, इंटरेस्टिंग चीज़ अब है, आपने कुछ खा लिया, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया, दिस इज़ रियली गुड। लेकिन आपको जो उस मुकाबले की रकम मिली है, अब आगे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसने इस पूरी रकम को अतिया कर दिया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपटीशन उसने जीता, उसने अपने नाम मुकाबला किया, लेकिन उसकी जो जीती हुई रकम थी, एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक सर्विस चलती है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उसने वो तमाम तर जो पैसा था उसने उसको डोनेट कर दिया कि मैंने ये जीती हुई जो रकम है अपने पास नहीं रखनी। मुकाबला जीतना ये एक अलग खुशी होती है, लेकिन जब आपको एक इनामी रकम मिलती है, तो आपके बड़े बड़े सपने होते हैं कि इस मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा। लेकिन इस शख्स ने जहाँ कंपटीशन जीता, मुकाबला अपने नाम किया, वहीं पे इसने और बड़ेपन का मुजाहरा किया कि वो सारी जीती हुई जो रकम थी उसने वो डोनेट कर दी। नाज़रीन यहाँ से हमें ये भी सबक सीखने को मिलता है तो कि अगर आप जीत गए, एक वो खुशी आपको मिली है, अब आपने दूसरे लोगों की खुशी को भी अपनी खुशी समझना। और अगर आपको लगता है कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी ताकत दी है या आपके पास जो चीज़ आई है इससे आप दूसरे लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं,
تو وہ بھی آپ ضرور کیا کریں. تو یہ تو ڈبل ٹرپل خوشی ہو جاتی ہے, اور اس سے بڑا پن, اس سے بڑا مقابلہ جیتنا ہے, اس سے بڑی خوشی ہو نہیں سکتی. آگے بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے ٹیلنٹ ہنٹ, اس میں ہم آپ کی ملاقات ایسے بچوں سے کروانے والے. ویسے بچے تو سب کے ہی اچھے ہوتے ہیں, بچے سب کے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں, بچے سب کے ہی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچوں کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ کھل کے واضح ہو جاتا ہے, سامنے آ جاتا ہے, جسٹ بیکاز کہ ہم ان بچوں کو اپرچونٹی دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, ہم انہیں اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ایک کمفرٹ زون دے دیا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم نے اسکرین دے دی ہے, موبائل فون دے دیا ہے, بچہ اسی میں انوالو ہے. اب وہ گراؤنڈ نہیں رہا, اب ہم بچوں کے ساتھ اس طرح سے گھلتے ملتے نہیں ہیں, خود ہم نہیں بچوں کے ساتھ کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے, کوئی ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہی. سو دیٹس وائی کہ وہ بچے کے جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی. لیکن کچھ بچے ہیں, کچھ پیرنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بچے کی ایک اچھی گروتھ چاہتے ہیں. تو اسی طرح کچھ بچے ہمارے ساتھ ہیں جن کے پیرنٹس نے بڑا اچھا یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اسکرین ٹائم اپنی جگہ, اسٹڈی اپنی جگہ, لیکن ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان بچوں کو جو گیم ہے فٹ بال, اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ سم تھنگ ایلس, لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب ان بچوں سے ہم ذرا جانیں گے کہ یہ فٹ بال کے علاوہ اور بھی بہت ساری گیمز ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. فٹ بال مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, لیکن مشکل ٹاسک, چیلنجز سے نپٹنا اگر چھوٹی عمر میں آپ شروع کر دیتے ہیں تو آگے بڑھ کے آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے. تو چلیے ذرا بچوں سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے ذرا مزے مزے کی گپ شپ لگاتے ہیں تاکہ آپ کا دن اور اچھا ہو جائے, اور آپ بھی اپنے بچے کو کہو کہ دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, کتنا اچھا بولتا ہے, تمہیں بھی بولنا چاہیے اور تمہیں بھی مہوش کے شو میں ضرور جانا چاہیے. تو چلیے ملاقات کرواتے ہیں. پہلا شرارتی بچہ جو ہمارے ساتھ بڑا خاموش بیٹھا ہوا تھا, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کتنا خاموش بیٹھ سکتا ہے. ہمارے پاس ہے جی محمد عمر. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ ٹھیک. ٹھیک. اتنے غصے میں کیوں ہو؟ آئی نا مسکراہٹ, یہ مسکراہٹ ہم چاہتے تھے. ناظرین آگے جو اس کے ساتھ اگلی پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی ہے, یہ جب آ کے سیٹ پہ بیٹھی ہے نا, میں نے کہا بھائی ابھی سے یہ ایٹیٹیوڈ ہے, بڑی ہو کے یہ کیا کرے گی, مجھے خود سمجھ نہیں آئی. عائزہ عادل ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم عائزہ. کیسی ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو. یہ بال کس نے بنائے؟ میں نے خود بنائے. واہ جی کیا بات ہے. ماڈل بننے کا شوق تو نہیں ہے؟ نو, کچھ اور بننے کا شوق ہوگا, وہ بھی میں ذرا نکلوا لوں گی, جان لوں گی. بچوں سے گپ شپ لگانا نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بچوں کے دل کی باتیں میں نا نکلوا لیتی ہوں, کیونکہ بچوں کے ساتھ نا بڑے میری گپ شپ رہتی ہے, میل جول میرا رہتا ہے. اگلے جی ہمارے ساتھ ہے. اچھا, ان کا نام جو شروع ہوا تھا نا وہ عباد سے شروع ہوا تھا, پھر عباد عادل ان کا نام ہوا, پھر ان کا نام محمد عباد عادل ہوا, پھر ان کا نام محمد عباد عادل مغل ہوا. السلام علیکم عباد. وعلیکم السلام. یہ اتنی لمبی جرنی کیسے طے ہوئی؟ پانی. انٹرسٹنگ تھی نا. اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ پوچھوں گی تو ساتھ کوئی اور نہ نام لگ جائے. نہیں, پورا ہے. بس اتنا ہی ہے, پکی بات ہے, کوئی آگے پیچھے کچھ اور تو نہیں لگانا. محمد عباد عادل مغل. مغل نہیں ہے. مغل نہیں لگانا. بس چلے جی, اس کو ہم نے ختم کر دیا. محمد عباد عادل ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ بچوں. محمد عمر, آپ سے شروع کر لیں. لیڈیز فرسٹ کریں یا آپ سے شروع کریں؟ مجھ سے کر لینا. آپ سے کر لوں. وہ ہم سنتے ہیں نا, آپ نے بھی سنا ہوگا لیڈیز فرسٹ, تو یہ چلتا ہے نا. تو آج ہم آپ سے پھر شروع کر لیں. لیڈی کو چھوڑ دیتے ہیں, بچی ہے, لیڈی نہیں ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ سے شروع کرتے ہیں. کس کلاس میں ہو؟ 4. کلاس 4 میں. اتنا شارٹ کیوں بولتے ہو؟ ہاں شارٹ. ہاں مجھے یہ بتاؤ, کلاس 4 میں ہو, کلاس میں شرارتیں کرتے ہو؟ کرتا ہوں. ہاتھ کیوں باندھے ہوئے, سردی لگ رہی ہے؟ آپ کی مما ہنس رہی ہے کہ یہ اتنا شریف ہے نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. کتنے بہن بھائی ہو؟ 4. 4 بہن بھائی. کون کون ہے؟ بڑی بہن, ایک چھوٹی اور ایک چھوٹا بھائی. ان کا نام بتاؤ. بڑی بہن کا نام عروہ ہے, اور چھوٹی بہن کا نام زویا, اور چھوٹے بھائی کا نام تیمور. مارتے کس کو؟ تیمور. دیکھا, جو بچہ مار کٹائی کرتا ہے وہ شریف ہو ہی نہیں سکتا. یہ جتنے شریف بن کے بیٹھے ہوئے نا, ہاتھ ذرا کھولو, ذرا ایزی ہو کے بیٹھو نا. یہ سردی تو نہیں لگ رہی نا؟ نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, عائزہ آپ کی طرف آتے ہیں. لگ رہا ہے کہ آپ بہت شرارتی ہو. یہ آنکھوں کے اشارے نہ کرو, مجھے اچھا نہیں لگتا. بول کے بتاؤ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولو. ہاں. ہاں کیا ہوتا ہے؟
जी, ये हुई ना बात जी। आयजा मुझे ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो आप? 4. क्लास 4 में। शरारतें करती हो? Yes. कौन सी शरारतें, कैसी शरारतें? ये तुम्हें पता है, तुम्हें देख के ना मुझे अपना बचपना याद आ रहा है। मैं भी बड़ी शरारती हुआ करती थी, पता है, और मैं अपने भाई को बड़ा मारती थी। आप किसको मारती हो? किसी को नहीं. पक्की बात है? नहीं, मुझे लगता नहीं है। फ्रेंड्स हैं क्लास में? कितने? पूरी क्लास ही है. पूरी क्लास ही दोस्त है? पूरी क्लास में कितनी है, तादाद कितनी है? 22. 22। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है? ईमान. ईमान। वो क्यों बेस्ट फ्रेंड है आपकी? आपको वो अच्छी लगती है, आपका वो होमवर्क करती है, आपके साथ शरारतें करती है, किस बात को लेकर वो आपको अच्छी लगती है? मेरे साथ शरारतें करती है. ओह माय गॉड, कैसी शरारतें करते हो वैसे क्लास में? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। टीचर को तंग करते हैं. हाँ, टीचर को तंग करते हैं, किस तरह? शोर करते हो? टीचर खामोश कराती रहती है, आप शोर करते रहते हो? हाँ. तुम टीचर मारती नहीं है? आपको पता है मुझे टीचर से डांट पड़ी थी एक दफ़ा, बल्कि मार पड़ी थी। वो हाथों पे स्टिक नहीं पड़ते, वो पड़ी थी। तो आपको नहीं पड़ती? तो टीचर फिर कैसे खामोश कराती है, आपकी शरारतों को कैसे कंट्रोल करती है? जब बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे होते हो तो टीचर क्या कहती है? अभी टीचर नहीं आपकी सुन रही, मुझे पता है, मुझे बताओ, बताओ ना, बताओ बताओ बताओ। मार पड़ती है। अच्छा, मोहम्मद इबाद आदिल किस क्लास में? 7. ओ माय गॉड, 7 क्लास में। बहुत बड़े हो के क्या बनना है? तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है कुछ बड़े ही बनोगे। फुटबॉलर. अल फुटबॉलर बनना है? क्यों? मुझे तो लगा तुम कहोगे मैं आर्मी में जाऊंगा। फुटबॉल मेरा पैशन है. ओह वाओ, ओके। और बाकी चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होती कोई, तो फुटबॉल क्यों इंटरेस्टिंग लगता है? क्योंकि मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ. अभी आप बड़े हो गए हो? तो बहुत छोटा था जितना. मुझे लगा अभी आप बुजुर्ग हो गए होंगे, सफ़ेद बाल हो गए होंगे, अभी दांत भी गिरने लग गए होंगे। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, ये आपको मारती है? नहीं. आप इसको मारते हो? नहीं, कौन मारता है? कोई किसी को नहीं मारता. पक्की बात है? देख लो, मुझे पता चल जाता है। नहीं. हाँ, शरारतें कौन करता है? ये. तो ये फिर मारती भी होगी। नहीं. अब वो कह रही है कि ये शरारतें करता है, वो आपको पॉइंट कर रही है, आप उसको कर रहे हो। अब हकीकत क्या है? ये देखो, वो अब मुझे बताओ सच कौन बोल रहा है? मैं. किससे पूछूं? आप सच बोल रहे हो, वो कह रही है मैं सच बोल रही हूँ। उनसे पूछ ले. किन से पूछ लूं? अब्बा से पूछ ले। अब्बा सामने बैठे करे और अब्बा कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, डांट पड़ती है अम्मा या अब्बा से? बढ़ती है. किसको? इसको ज़्यादातर. नहीं, इसको बढ़ती है. अब वो कह रही इसको पड़ती है, करे उसको पड़ती है। यार मुझे हकीकत बताओ ना क्या है? इसको पड़ती है, उनसे पूछ ले. उनसे पूछ ले, वो फिर कहेंगे नहीं 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 मुझसे नहीं पूछना। अच्छा भाई, ये बच्चों की जो शरारतें ना ये तो चलती रहती है नाजरीन। अच्छा, अब ज़रा मैं आती हूँ कि बच्चों को फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। उमर से पहले हम पूछते हैं, उमर फुटबॉल क्यों पसंद है, क्यों खेलते हो? मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. तो और भी स्पोर्ट्स में बहुत सारी गेम है ना, आप बैडमिंटन खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल ही क्यों? फुटबॉल क्यों 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 पसंद है? मज़ा ज़्यादा आता है. तो क्रिकेट में नहीं आता? क्रिकेट में थोड़ा आता है. खेलते हो? कब से खेलने लगे हो फुटबॉल? फुटबॉल पता नहीं, याद नहीं है, अभी मैं भूल सोचूंगा। गया. किसी को फॉलो करते हो? कोई फेवरेट है आपका प्लेयर फुटबॉल में? कौन? मेसी. वजह? अब वो क्यों पसंद है? वो अच्छा सोच रहा है खेलता कि है. वो क्यों पसंद है? अच्छा खेलता है. वो बहुत अच्छा खेलता है। तो बड़े होके मेसी जैसे बनोगे? बड़ी टेक्निक्स हैं उसकी, कमाल की। देखा है ना कैसे वो खेलता है, यूं रफू चक्कर होता है बॉल लेके। तो उस जैसा बनोगे? देखता हूँ. ओह, देखता हो। तो बड़े होके क्या बनोगे यार? मुझे अभी नहीं पता. किसको पता है? किसको पता है? अम्मा क्या कहती है, बड़ा होके मेरा पुत्र क्या बनेगा? उनको भी नहीं पता. अम्मा को भी नहीं पता। अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा क्या कहते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट मैथ्स.
मैथ यानी कि बड़ा होकर कुछ नया कारनामा सर अंजाम देगा उमर। हाँ, फिलहाल तो मैसी को फॉलो कर रहा है। आयजा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? स्पोर्ट्स। कोई किताब है स्पोर्ट्स की जो पढ़ती हो? नहीं है तो फिर मैंने सब्जेक्ट पूछा ना जो किताबें पढ़ती हो स्कूल में। मैथ्स। मैथ क्यों? वजह? क्योंकि अच्छी लगती है। काउंट करना अभी तो इजी है ना, है ना? हाँ, ये देखा हंस रहा है। काउंट करना अच्छा लगता है। ओके, तो इसलिए मैथ पसंद है। मैथ के अलावा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पसंद है जो बड़े शौक से पढ़ती हो और टीचर को जाके फटक से सबक सुनाती हो? कोई नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। ओ, कोई भी नहीं, बस मैथ पसंद है। बड़े होके क्या बनना है? फुटबॉलर। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से खेलती हूँ। तो अभी आप बड़ी हो गई हो? मुझे तो अभी भी आप बचपन में लग रही हो। नहीं, आप बूढ़ी हो गई हो। वो देखो वाइट बाल नजर आ रहा है। आप तो बड़ी हो गई हो। आयजा, आप बूढ़ी हो गई हो यार। ओ देखो वाइट बाल नजर आ रहा है। बूढ़ी हो गई हो ना। ये बच्चे इतने शरीफ बिल्कुल नहीं है जितने ये आपको नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताओ कि मैंने देखा है, बल्कि हमारे प्रोड्यूसर ने भी देखा है कि उन्होंने आपकी गेम देखी, आप दोनों इकट्ठे खेल रहे थे। इकट्ठे क्यों खेलते हो? क्योंकि ये मेरी टीम में होगा किसी दिन। क्योंकि ये मेरी टीम में होगा किसी दिन। उमर तुम बताओ। हम एक ही कैटेगरी में खेलते हैं। एक ही टीम में खेलते हो। वो आपको फ्यूचर में टीम में रखने का सोच रही है, आगे का सोच रही है वो। अब बताओ, आप फ्यूचर में उसको अपनी टीम में रखोगे? अभी नहीं पता। अभी पता ही कोई नहीं है। किसको पता होगा यार? तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों को नहीं पता। कौन डिसाइड करेगा? कोच। कोच डिसाइड करेगा। कोच से डांट पड़ती है? नहीं पड़ती। सही खेलते हो जैसे वो बताते हैं। हाँ, ये जितने शरीफ है ना इतना ये है नहीं है। अच्छा, आप मुझे बात बताओ कि बड़े हो के फुटबॉलर ही बनोगे ना? कहीं राइट लेफ्ट तो नहीं होना? नहीं। खाने का शौक है? नहीं, खास नहीं। क्यों? ऐसे ही दिल नहीं करता इतना खाने का। पक्की बात है? पिज्जा बर्गर क्या खाते हो? अंडे। पक्के हुए कि कच्चे? वो एक पड़ते हैं ना, वो भी खाने होते हैं। बॉईल हुए हुए। ओके, बॉयल हुए हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बच्चों से चिट करके ना यकीन जाने तबीयत ना फ्रेश हो जाती है, इंसान ना इतना खिल जाता है कि, और लिटरली इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे डिस्कशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ ना बातें किया करें। तो अगर आपको कोई एंजाइटी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है तो वो दूर हो जाएगा। और बच्चे भी इस तरह एंगेज रहते हैं बिकॉज बच्चे बात करना चाहते हैं। बच्चे स्क्रीन टाइम क्यों उनका ज़्यादा हो गया, बच्चे फ़ोन में ज़्यादा क्यों हैं? बिकॉज आप उनसे बातें नहीं करते। जब आप इस तरह भी देखें, हमने क्या हल्की फुल्की हंसी मजाक चिट की, अब इससे मैं खुद को इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, आप जो सुन रहे होंगे आप इतना फ्रेश फील कर रहे होंगे। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ डिस्कशन किया करें, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है। हम ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक के बाद आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शेयर करेंगे, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अहम है। टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं एक रिपोर्ट की जानिब जो कि चकवाल से है, क्रिकेट की। इससे पहले बच्चों से हम बात कर रहे थे जो कि फ़ुटबॉल के बड़े जो है वो शौकीन हैं और चैम्पियन भी बनना चाहते हैं। देखिए, अब कोई भी गेम है आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसी हवाले से ये चकवाल के क्रिकेट के हवाले से एक रिपोर्ट है, तो आइए देखते हैं। चकवाल में खेलों के फ़रोग के लिए नया क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया, जो चकवाल के नौजवान क्रिकेटर्स का एक दरीना मुतालबा था। चकवाल क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह लेजेंड क्रिकेटर्स पीर काजी, ताबिश कमाल, जुल्फ़िकार मीर, आमिर जॉन, फ़ारूक अब्बास, आमिर काज़मी, यूसुफ बट और दीगर लेजेंड क्रिकेटर्स ने किया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी का खिलाड़ियों के साथ तारुफ भी करवाया गया। पहले हमारे पास ग्राउंड नहीं था और काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे हमारे नौजवान, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्राउंड बन गया है और बाकायदा क्रिकेट का आगाज़ भी हो गया है। और आज जैसे कि आपको पता है, लेजेंड क्रिकेटर चकवाल के इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया है और इससे बहुत अच्छा इवेंट है और इसमें हमारे नौजवानों को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे।
काफ़ी अच्छा से क्रिकेट खेल, लेकिन इस तरह का कोई ग्राउंड चकवाल में मौजूद नहीं था। तो अभी ये देख के कि बड़ा रस ग्राउंड बनाया गया और ग्रासी ग्राउंड और लाइट्स के साथ जो है, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है चकवाल में हिस्ट्री में ऐसे पहले ग्राउंड नहीं था। और ये नई नस्ल के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसे ग्राउंड में खेल सकते हैं और अपना कैरियर भी इसी के अंदर बना सकते हैं। इस टूर्नामेंट में ओवरसीज चकवालियों ने भी हिस्सा डाला। क्रिकेट की ऐसी सरगर्मियां और रहनुमाई मिले तो इससे नौजवान नस्ल को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुयसर आएगा। इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट की टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे। कैमरामैन फैसल अनवर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डेफिनेटली जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, दिगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसके लिए ग्राउंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ जिन एरियाज़ में ग्राउंड्स नहीं है वहाँ पे बनाए जाएं, बिकॉज़ हम देखते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती जा रही है। और कम होने की वजह से जब आप कोई किसी स्पोर्ट्स में आप हिस्सा नहीं लेते या कोई आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इससे हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशूज़ होना शुरू हो जाते हैं और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है ना, ये बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए गेम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही अहम है, बहुत ही खूबसूरत है। हम बात करने जा रहे हैं अदब की दुनिया में शायरी को जो एक ख़ास और एक मुनफरद हम कहें तो मकाम हासिल है, उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे। नाज़रीन नॉर्मली आपने सुना होगा कि शायरी की जब हम बात करते हैं ना, ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता। इसमें आप देखें आपको एहसासात मिलते हैं, आपको इसमें ख़यालात मिलते हैं और तजुर्बात की अगर बात की जाए तो एक हसीन तर्जुमानी जो है वो आपको इसमें नज़र आती है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि ये दिल की बात को जो चंद मिसरों में समो कर आप देखें तो हमारे सामने पेश कर दिया जाता है, क्या आज भी उसकी वो वैल्यू, वो अहमियत उसी तरह है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ नाज़रीन हम देखते हैं, जहाँ भी हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तजुर्बात की बात करते हैं, ख्यालात के एहसासात की बात करते हैं, वहीं पे देखा जाए तो मुआशरे के जो दुख सुख हैं वो भी हमें इसमें नज़र आते हैं कि चंद अल्फाज में बयान कर दी जाती है पूरे मुआशरे की एक पिक्चर। हाँ वो खूबसूरत हो, हाँ वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो, हमें वो नज़र आती है। और मुज़ाहमत भी बहुत ज़्यादा हमें शायरी में देखने को मिलती है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन हम देखते हैं तारीख़ की जब हम बात करते हैं तो देखें आपने तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ गवाह है कि शायरी ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आया किया है, बहुत सारी चीज़ों को वाज़ह किया है और बहुत ही कहें तो इंसान के अंदर एक फ़िक्री, एक शौर की बात की जाए या जज्बात की तश्कील की बात की जाए तो वो हमें नज़र आती है। और अहम किरदार इसमें हमें नज़र आया है एक अदब की दुनिया का शायरी के साथ। तो इसी पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारी बड़ी जो है वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जिनका ताल्लुक़ PTV से भी रहा है। और अगर मैं उनकी बुक्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, ख़वातीन के लिए बहुत सारे इन्होंने मौज़ूआत जो है वो लिखे हैं। और अगर मैं अवार्ड्स की बात करूँ तो बहुत सारे बेशुमार अवार्ड्स जो हैं माशाल्लाह से वो अपने नाम कर चुकी हैं। हमारे साथ हैं जी मिस फ़रकंदा शमीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि जब हम शायरी की बात करते हैं फिर अदब की बात करते हैं, इन दोनों का एक मकाम या ताल्लुक़ जो है वो पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर या अदब जो है वो मजमुआ है बहुत सारी असनाफ का, जिसमें शायरी है, अफसाना है, इंशाइया है, जिसमें मज़ामीन हैं, जिसमें खाके हैं, जिसमें ड्रामा है, ये सब असनाफ हैं। अब उसमें देखना ये होता है कि इजहार के हवाले से लिखने वाले ने किस सिन्फ को बड़ी ईमानदारी के साथ बरत लिया, कामयाबी के साथ बरत लिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना माफी ज़मीर और सोसाइटी का जो मुशाहिदात हैं सोसाइटी के बारे में उसको अशार में बेहतर कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अफसाने में बेहतर कहते हैं जहाँ उनका बहाव कुदरती होता है तख्लीक का। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो चंद इक़्तिबार से लिखकर अपना इजहार कर लेते हैं। सही है। मौसर वो तहरीर होती है मेरे नज़दीक कि जो चाहे 4 लाइनों में भी है, 4 सत्रों में भी है, लेकिन असर कर गई, दुरुस्त बात कर गई। और बहुत सी तहरीरें गज़ल की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में, हाइको की शक्ल में मुतासर करती हैं।
कुछ बेशुमार तहरीरें, दास्तान, नावल, अफसाना, माइक्रो फिक्शन, अलग अलग असनाफ हैं इजहार Different, ऐसे की। ही। तो जो मुतासिर कर जाए भरपूर तरीके से, मैं समझती हूँ कि वो अदब का एक दयानतदाराना इस्तेमाल है No doubt. कि जो आपकी सोसाइटी को बदल गया, सोच को बदल गया, या आपके अपने माफी ज़मीर को कामयाबी के साथ बयान कर गया। तो इस नुक्ता नज़र से मैंने फिर जब अपना काम शुरू किया, मीडिया के साथ साथ जब मुझे लिटरेचर का भी था, तो मैंने उसमें इंतखाब किया। मुझे यूँ लगा कि मेरा फितरी भाव अफसाने पर है। ओके। उसके बाद मुझे साथ ही महसूस हुआ अफसाने लिखते हुए चंद किताबें सीनियर्स ने पसंद कर ली और उनके ऊपर बड़े अच्छे तबसरे आ गए। तो दिल चाहा, मुझे एक बहुत उम्दा शायर ने नज़्म के, इस्लामाबाद के, उन्होंने मुझे टेलीफोन पे ये कह दिया कि आप नज़्म भी लिखा करें। तो मैंने घबरा कर कहा कि जी मैं नज़्म वज़्म ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको कैसे लगा कि मुझे नज़्म लिखनी है? तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये कहा कि आपके अफसानों में जो बात जुमले हैं पोइटिक हैं, चूँकि वो शायराना उपज रखते हैं, तो आपके लिए नज़्म लिख लेना या शायरी में आना कोई इतना दुश्वार नहीं होगा। सो यू राइट इट डाउन। बस उनके कहने की देर थी, बहुत सीनियर आदमी थे। मैंने कुछ नज़में लिखना शुरू किया, फिर एक किताब भी मुरतब होगी माँ के नाम से। हाँ, उस किताब पर मुझे तवक्को नहीं थी कि नज़मों को, क्योंकि मैंने बहुत इब्तदाई नज़में लिखी थी। मैं बुनियादी तौर पर तो अफसाने ही लिखती हूँ। आपने जो इब्तदाई आपने लिखी माँ के नाम से, जी, माँ ही टाइटल क्यों सेलेक्ट किया? हाँ, असल में मैंने माँ को एक ऐसे जज्बे के साथ पोर्ट्रे किया था महविश, कि जिसमें सिर्फ एक वो मदर नहीं कि जो हमें जन्म देती है, वो माँ भी कि जो हमें वो अनासिर भी सोसाइटी के जो हमें परवान चढ़ाने में मदद देते हैं, हमारी धरती को बनाने में मदद देते हैं, हमारे समाज को बनाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हमारी हकीकी माँ नहीं मगर वो माँ हैं। तो मैंने इस माँ को उस कैरेक्टर पर रखा कि माँ एक ऐसा किरदार है, एक ऐसी सोच का नाम है जो किसी जिस्म में नहीं होती, जिस्म से ज़्यादा वो अफकार में होती है, वो अचीवमेंट में होती है कि अब वो सोसाइटी को क्या दे रही है। ऐसे ही है। तो इसलिए मुझे फिर मैंने उस माँ के उस किताब में अपनी वालदा से शुरू किया काम करना, और उसके बाद फिर मैंने मादरे मिल्लत को लिया, फिर वतन को लिया, फिर धरती को लिया, फिर अकाबरीन को लिया। इन तमाम को मैंने फिर माँ समझकर, माँ बनाकर पोर्ट्रे किया। जैसे तहरीके पाकिस्तान के अकाबरीन में जो ममता आ रही थी आज़ादी के लिए, वो माँ जैसी थी। तो वो माँ की तरह गहराई के साथ वो देख रहे थे कि उन्होंने वतन को कैसे आज़ाद करना है। मुख्तलिफ चीज़ों को आपने माँ की तरह, यानी हर इसके अलावा माँ के अलावा कुछ ऐसे मौज़ूआत पे शायरी की कि जिसके अंदर एक गुदासपन, एक मासूमियत, मोहब्बत के इतने शदीद अनासिर थे जो माँओं में होते हैं, ऐसे जो माँओं में होते हैं, और इसलिए वो भी माँ बन गए, वो अनासिर भी। यानी मेरे नज़दीक माँ एक बहुत बड़ा सिंबल है और बहुत वसी सिंबल है। एक और था आपका तलाशी जमाल में गुमशुदा औरत, जी इसका ज़रा बताइए। तलाशी जमाल में गुमशुदा औरत असल में किसी दबे हुए माशरे की एक ऐसी ख़वातीन औरत की कहानी कि जो अभी तक तलाश में है अपने लिए। वो अपने लिए कोई जमालियाती आसूदगी नहीं पा सक रही, फिक्री आसूदगी नहीं, उसे इजहार का अब भी मौका नहीं इतनी शिद्दत की टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके अंदर अभी ये मसले, तो वो भी तलाश में है। अब तलाशी जमाल में वो गुमशुदा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको गुमने नहीं देना है, उसको बचाना है। ये बुनियादी इस किताब के अंदर इस अफसाने का मौजू था। मगर मेरे इस किताब के अंदर मौजूआत का तनव्वु था महविश। इसमें नफ्सियाती, दीनी, मजहबी, यानी इसमें ना आसूदगियाँ, माशरती ना हमवारियाँ, बिलखुसूस ये ख़वातीन से रिलेटेड थी। लेकिन मैंने इसमें सियासियात को भी डिस्कस किया, फ़लसफ़े को भी डिस्कस किया, सूफियाना नहज को भी डिस्कस किया इस किताब में। तो इस किताब को फिर इसी वजह से मिस्र की यूनिवर्सिटी में रेफरेंस बुक के तौर पर सिलेक्ट किया गया। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, ऐन शम्स यूनिवर्सिटी मिस्र में, काहिरा में, इसको उन्होंने वहाँ जो उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू निसाब, उसमें एक अफसाने का जो मजमून है उसमें रेफरेंस के तौर पर इसको पढ़ाया जाता है। एक और चीज़ मुझे याद आई है, आपको कुछ टाइटल से नवाजा गया था, जिसमें अमेरिका में, जी, इंडिया में भी, जी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज़रबाईजान में। तो ज़रा ये बताइएगा कि ये टाइटल आपको कब कब मिला? ये जो था इंडिया का, वो मुझे अभी
इसी साल भी और पिछले साल भी फ़ख्र उर्दू अदब अवार्ड के नाम से अवार्ड मिलते रहे। ओह माशाल्लाह। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से इंटरनेशनल सोसाइटीज़ ने दिए, जो कि सरपरस्ती में काम करती हैं हुकूमत की ज़ैली तंजीमों की, लिटरेरी, तो वहाँ से मिले। और जो अज़रबैजान है वहाँ तो ये दिलचस्प मामलात हुए थे कि मैं अज़रबैजान जाकर पढ़ाती थी। ओके। हाँ, मुझे भेजा गया था एक असाइनमेंट पर, वहाँ पर मैं अज़रबैजान में उर्दू अदब, उर्दू बच्चों को उर्दू ज़बान पढ़ाती थी, छोटे छोटे बच्चों को। ओके। तो वो उर्दू उन्हें भा गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब पाकिस्तान वापस में जाएंगी ना तो हमें ऑनलाइन बच्चों को छोड़िएगा नहीं। ओके। तो उस सारी खिदमत पर उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया कि आपने हमारे यहाँ आई भी और फिर वहाँ से भी काम कर रही हैं। तो अज़रबैजान की तो ये स्टोरी थी। फिर उसके अलावा जो है इटली में से एक तंजीम है, उन्होंने भी इसी किस्म का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। तो ये चीज़ें लिटरेचर की और मीडिया में मुझे फर्स्ट एवर मीडिया अवार्ड भी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी मिला, क्योंकि मैं मीडिया के अंदर भी लिटरेचर करती थी। ओके। जब मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर रही और कंट्रोलर रही, तब भी मैं सिर्फ ये काम भर्ती के लिए करने की कोशिश नहीं करती थी, उसको तख्लीकी बनाने की कोशिश करती थी। तो इस तरह की रिपोर्टिंग करती थी जिसमें ज़बान को इंट्रोड्यूस कराया जाए, कौमी ज़बान को, जिसमें कौमी मामलात के साथ साथ बयानिया बेहतर किया जाए, तलफ़्फ़ुज़ की, अल्फाज की खूबसूरतियाँ पैदा की जाएँ, ताकि हम आने वाली नस्ल को कोई अच्छे मेज़बान दे सकें मीडिया के लिए, कोई अच्छे स्पीकर दे सकें जिनकी कम से कम, और फिर जब वो कौमी ज़बान पे गुफ्तगू करें तो उनके कम से कम अपनी ज़बान तो दुरुस्त हो, कि जब वो बात करेंगे कौम पर तो असर तो हो कि वो, वरना लोग कहेंगे सुनने वाले कि ये कौमी ज़बान का ढंडोरा पीट रहे हैं, इनकी तो अपनी ज़बान ठीक नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी जब आप जदीद शायरी को देखती हैं, तो क्या जदीद शायरी में वो जो जिन मसाइल का आपने अपने उन्वान में, अपने बुक्स में आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया था, क्या अब भी वो मसाइल उजागर हो रहे हैं हमारी जदीद शायरी के अंदर? जी बिल्कुल, बल्कि अब सबसे अच्छी बात ये उसमें हुई है कि अब बेबाकी से उजागर हो रहे हैं। अब जो ये मसाइल है ना, उसके लिए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया ने कि बहुत सारी कबाहतें अपनी जगह, लेकिन उसमें एक दो अच्छी बातें ये हैं कि आप उसमें बेलाग होकर लिख सकते हैं। अगर आप दयानतदार हैं तो आप बेखौफ होकर लिख सकते हैं। अगर आप किसी लॉबी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर नुकसानदेह काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में चूंकि कोई एम्बार्गो नहीं होता, कोई अभी सरपरस्ती जांच पड़ताल का कोई अमल नहीं, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है सोशल मीडिया को चलाने वालों का कि वो इसको मौसर और पॉजिटिव लेकर काम करें, अपने शॉर्ट अफसानों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए दुरुस्त समत देने की कोशिश करें पढ़ने वालों को जो सोशल मीडिया को पढ़ते हैं। तो अब जो है ना, वो अब मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बेखौफी के साथ, ज़्यादा वसी पैमाने पर और ज़्यादा नाजुक मामलात लिखे जाते हैं। और उसमें देखने की बात सिर्फ ये होती है कि बात लिखते लिखते इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो फिर उस हुदूद को तोड़ने लगते हैं जो नाजुक चीज़ों को लिखने के लिए ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसे है, जो नाजुक मामलात को लिखने के लिए ज़रूरी है, जिसमें कमांड और गिरफ्त होनी चाहिए लिखने वाले को, वो कहीं भूल जाते हैं। तो इसकी ज़रूरत बहुत है, वरना सोशल मीडिया से अच्छा इफ़ेक्टिव जो है वो मैं नहीं समझती कि अखबार भी रहा हो कभी, क्योंकि ये हर वक्त का चल रहा है ना, और विद इन 2 मिनट्स वो पूरी दुनिया में आपका पैगाम ले जाता है सोशल मीडिया। तो यहाँ पर अब मैं ये कहूँगी कि ये खुशी की बात है कि लिखने वाले, जो संजीदा लिखने वाले हैं, उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो टेलीविज़न है की स्क्रीन है, अखबार है, मैगज़ीन है, उनकी अपनी किताब है या सोशल मीडिया है, उसके अंदर बेखौफी के साथ नाजुक तरीन मामलात पे भी लिखना शुरू किया। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा आप, ये स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि जहाँ शायरी की बात करते हैं या अदब को साथ देखते हैं, वहीं पे शायरी और जो सकाफ़त का ताल्लुक़ है वो क्या है और कितना मजबूत है, ये भी ज़रा बताइए। बहुत गहरा ताल्लुक़ है। शायरी जन्म ही सकाफ़त से लेती है। आपके जो सकाफ़ती रवैये हैं उसका बयानिया ही शायरी है। अब सकाफ़त होती क्या है? सकाफ़त है आप हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, उसका चाल चलन, उसका तौर तरीका, उसकी रविश, वही सकाफ़त है। हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हमारे सोच के अंदाज़, हमारी समत सोचों की, ये बनाती है सकाफ़त को। तो इसी का बयानिया शायरी है। जो शायरी इन चीज़ों को कामयाबी से और भरपूर पेश कर देती है तो वो सकाफ़त का हक अदा कर देती है। बिल्कुल ऐसे है।
अच्छा, अगर हम कौमी शऊर की बात करें तो उसमें शायरी जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है? कौमी शऊर के अंदर ये मुनहसर है इस बात पर कि शायरी जो पढ़ी जा रही है या ज़्यादा मकबूल हो रही है, उसके मौज़ूआत क्या हैं। शऊर का मतलब असल में कौमी शऊर में सिर्फ चंद चीज़ें नहीं हैं, जैसे जुल्म, जैसे मोहब्बत, हाँ, सिर्फ इन्हीं पर मुआशरा फैला बनी हो। तो शऊर का मतलब है कि दुनिया पूरी से मुंसलिक हो जाना, एग्जैक्टली, वाबस्ता हो जाना, और उसके लिए तहरीर और लफ्ज़ क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इसे शऊर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। जी हाँ, तो अब इसमें ये होता है कि अब मौजूदा शायरी ले लें, अफसाना नसर ले लें, कुछ ले लें, उसके अंदर गुजारा नहीं है जदीद मौज़ूआत को टच किए बगैर आज के ज़माने में। अच्छा, जैसे ये हमने कौमी शऊर की बात की, माज़रत आपकी बात कट कर रही हूँ, आपकी किताब वतन की मट्टी गवाह रहना, इसका भी ज़रा बताइएगा, इसमें क्या क्या है? वतन की मट्टी गवाह रहना असल में कुछ अरसे के बाद जब मैं अफसाने शायरी से ज़रा सी हटी, बल्कि थोड़ी सी मैंने अपनी सोच को बढ़ाना चाहा, तो मुझे लगा कि हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। बच्चों के लिए हम राइटर्स जो हैं वो लिख ही नहीं रहे। बहुत कम मवाद लिखा जाता है, ना हमारे मुल्क में बच्चों के लिए कोई चैनल है, ना कोई रेडियो चैनल है, ना टेलीविज़न चैनल है। एक ज़माने में बच्चों के लिए मैगज़ीन्स में गुंजाइश होती थी, अखबारात में एडिशन होता था, बच्चों के लिए कहानियों की शक्ल में बहुत सारे सबक होते थे। अब इतनी कमर्शलाइजेशन हो गई कि बच्चों के एडिशन ही अखबार ने छापने छोड़ दिए कि हमें इसमें कमर्शली फ़ायदा नहीं। टेलीविज़न पर बच्चों के ड्रामे होते थे, बहुत बहुत कुछ होता था, म्यूज़िक सिखाए जाते थे, यानी बच्चा इन्वॉल्व होते थे, हर हफ्ते किसी न किसी शो में इन्वॉल्व। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम लोग अगर कलम अपने साथ रखते हैं तो क्या हमारा कलम जो है वो उनका हक नहीं है इस पर। तो फिर मैंने बच्चों के लिए चंद किताबें लिखी। एक किताब थी मेरी, नॉवलेट था बच्चों के लिए, सोने का दिमाग। ओके, हाँ, सोने उसको का मैंने दिमाग। जदीद, हाँ, उसको मैंने ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो आज की ज़रूरत है और जो आने वाले वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसमें बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश की उस किताब में। ओके, सोने का दिमाग। और फिर एक लिखी वतन की मट्टी गवाह रहना, ये तहरीक पाकिस्तान के मौजू पर है। छोटे छोटे बच्चों को, 16 साल से कम उन बच्चों को ये बताने की कोशिश की कहानी की शक्ल में, ठीक है, स्टोरी की शक्ल में, कायद आज़म कौन थे, फातिमा जिन्ना क्या करती थी, इकबाल के अफकार क्या थे, चौधरी रहमत अली की सूरत हाल क्या थी, सर सैयद कौन थे। अब बजाय उसको नस्र में और मजमूनों में लिखकर खुश्कपन से बचने के लिए उनको कहानी बनाया, क्या बात, किरदार बनाया कि देखो ये सर सैयद बोल रहे हैं और ये उनको जवाब, उनसे सवाल कर रहे हैं लोग, और सर सैयद ये जवाब दे रहे हैं, कायदे आज़म ये जवाब दे रहे हैं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। तो इस किताब को माशाल्लाह कौमी सतह का अवार्ड मिला, क्या बात, वतन की मट्टी गवाह रहना, और इसको कौमी इदारे ने छापा पाकिस्तान के, और काफ़ी इसकी पजीराई हुई। तो बच्चों के लिए मैं अभी भी मज़ीद चीज़ें लिखूंगी इंशाअल्लाह ताला। दरमियान में मैंने रोक के सिलसिला बाकायदा अफसाना निगारी को कम करके, शायरी को कम करके मैंने बच्चों पर फिर काम शुरू किया। इसके अलावा मैं रेडियो पर भी बच्चों के प्रोग्राम्स बहुत करती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से वापस आ जाएं अपनी पसंद की चीज़ों पर। तो मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से और रेडियो पाकिस्तान पिंडी से मुसलसल प्रोग्राम्स बच्चों के करती रही, आओ बच्चों के नाम से। आओ बच्चों, क्या बात है। उन प्रोग्रामों की रिसर्च, एंकरिंग और पैनल डिस्कशंस और पैनलिस्ट तैयार करने का काम करती थी, और बच्चे स्टूडियो आकर परफॉर्म करते थे। बहुत खूब, ज़बरदस्त। इससे बच्चों को और ज़्यादा जो मोटिवेशन मिलती है। एक और आपकी किताब थी, आसमान का तीसरा कोना। जी, ये क्या था, इसके अंदर क्या था? जी बिल्कुल, आसमान का तीसरा कोना मेरी किताब इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। इसका बुनियादी मौजू सूफीज़म है। सूफीज़म, हाँ, ट्रैवल करते करते जब इंसान की सोच रोमांस के बाद सोसाइटी के बाद माशरत के बाद मईशत वगैरह वगैरह से जब इजहार करके भरपूर हो जाती है, तो फिर उसका दिल चाहता है कि वो कोई ऐसी कोई लाफानी सी कोई मौज़ूआत ले कि जो हमेशा से इंसान की ज़रूरत थे और रहेंगे, और वही पनाहगाह होंगे इंसान के हर दुख की। तो मैंने फिर उसको, चूँकि तबीयत में थोड़ा सा ये जुलानी थी, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे अफसाने तख्लीक किए उसके अंदर, आसमान का तीसरा कोना, जिसमें आसमान से बराह रास्त इंसान बात कर रहा है, आसमान से ज़मीन बात कर रही है, अपने मसाइल आसमान को बता रही है, फिर आसमान उन मसाइल की वजह बता रहा है कि तुम लोगों पे इसलिए ये मसाइल हैं।
आसमान वजह बता रहे हैं। Exactly. तो उसी में मैंने फिर कोरोना को भी डिस्कस किया कि कोरोना के ज़माने में बेशतर लोग जो हैं हाँ। वो मुतवज्जे हो गए थे अल्लाह ताला के हवाले से, रूहानियतों पर, अपने सूफीज़म पर, कुदरती तौर पर उनको, क्योंकि और कुछ करने को बचा नहीं था, ऐसे ही तो है। यही करते रहते थे। तो ऐसे में उनकी डेवलप हुई सूफियाना नहज लोगों की। तो फिर मैंने कोरोनाई अदब उसी के अंदर डाला एक पोर्शन अपनी इसी किताब में, वो है कोरोनाई अदब, जिसमें मैंने कोरोना से मुतालिक अफसाने लिखे कि कोरोना के दिनों में क्या क्या होता था, जिंदगियां महदूद होने के बाद कितनी गहरी सोचों में डूब गई थी, ऐसे ही कितना है। बंदा सोचने लगा था। हाँ। और उसके साथ ही आसमान से ज़मीन की गुफ्तगू कराई, अलामती अंदाज भी था, बयानिया भी था, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान को, राइटर को, अफसाना निगार को हर किस्म के उसलूब पर तजर्बा करना चाहिए। मैं वैसे बुनियादी तौर पर बयानिया कहानियाँ लिखती हूँ किरदार की और मुकालमों की, लेकिन मैंने ख़ुद से ये तजर्बा भी किया कि मैंने उनके अंदर अलामात के ज़रिए मकालमे लिखे, डायरेक्ट मकालमे नहीं, Okay. अलामात पर, ताकि उससे दिलचस्पी का अंसर बढ़े बिल्कुल और ऐसे। कुछ रीडिंग ख्वानदगी का और परतें खोलने का जो कारी का काम है, हाँ। वो उसको करना आसान और दिलचस्प। ओके, अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि हमें मुख्तलिफ शायरी में देखने को मिलता है, दर्द भरी जो गज़लें हैं और या शेर व शायरी है वो हमें देखने को मिल रही होती है, या बड़ी आशिकाना मिजाज की शायरी या गज़लें हमें देखने को मिल रही होती हैं। आया क्या ये जब आप इस तरह की चीज़ें, कोई भी राइटर या आप जब लिखते हैं, तो क्या उस करैक्टर में आपको डूबना पड़ता है, या ये एक कहें कि एक आमद है जो आपने लिख दी? हाँ, इसमें ये होता है कि मसलन सादत हसन मिंटो वो बहुत सी ऐसी आज़ाद कहानियाँ लिख चुके थे कि लोगों का ख्याल था कि वो उसका हिस्सा रहे होंगे, ऐसे ही? वो कभी गए ही नहीं। ओके। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में मुशाहिदा इतना ज़ीरक था, मुशाहिदा, कि वो सिर्फ अगर माहौल भी देखकर कंसीव करते तो उस पर से किरदार बना लिया करते। अब हम लोग या जो भी अब ताज़ा लोग हैं या जो मुख्तलिफ लोग, उनके लिए बास की ज़िंदगी में तो खैर तजुर्बात भी यही सब कुछ होते हैं, बास बेशतर के नहीं होते, लेकिन इंसान का मुशाहिदा, उसकी गौर व फिक्र की आदत और उसके मुताला इतना होना चाहिए कि वो खुद को उस किरदार का हिस्सा तसव्वुर में ही बना ले। ओके। और उसके बाद उसको मसलन मैंने एक छोटी थी जब मैं तालिबा थी कॉलेज के ज़माने में, मैंने एक ख़तरनाक कहानी लिख डाली जो कि सबरंग डाइजेस्ट में छप गई। अब सबरंग डाइजेस्ट में बहुत बोल्ड कहानियाँ छपा करती रही हैं, बड़ा, तो मैंने मलकाए हुस्न के नाम से उसमें एक कहानी लिख दी। ओके। और मुझे पता भी नहीं था कि ये मलकाए हुस्न के इंतखाब होने के मराहिल क्या हैं, ये क्या होता है जब इंटरनेशनली बोर्ड बैठता है, ये ना जाने कैसे चूंकि पढ़ती थी चीज़ें, मुताले का था, चूंकि गौर करती थी कि यूं, तो वो जब मैंने लिखी तो वो शकील आदिलज़ादा जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा नाम है वो भी, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा नाम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये कहानी भेजी है, तो कितने साल की हो आप? यदि हाँ, क्योंकि उन्हें ये लगा कि शायद कोई बहुत समझदार और मैच्योर खातून ने लिखी है ये होता है वो मुशाहिदे का कमाल ये था। एग्जैक्टली। और इसी तरह से ये होता है कि हम बहुत सी ऐसे नज़में लिखते हैं कि जो हम पर नहीं गुजरी लेकिन दूसरे पर गुजरी भी हैं, तो वो इतना कंसीव कर लेता है राइटर कि उसको अपना समझ के लिखने लग जाए। क्या बात है, क्या बात है। आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिकॉज़ अगर शायरी की तरफ कुछ लोग जाना चाहते हैं तो मोस्टली हम सुनते हैं कि उसमें जो अलामतें हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं, अक्सर गहरी बात कह जाती है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है, पैगाम क्या देंगे? मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मुताला करना चाहिए। मुताला किताब से कभी दूर नहीं होना चाहिए। आप कितने ही डिजिटल हों, आप कितने ही आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी में हों, क्योंकि किताब ने महफूज रह जाना है, आपके बहुत सारे रिकॉर्ड ने डिसमिस हो जाना है अदरवाइज़। किताब पढ़ने का अपनी एक खुशबू ये होती है, मेरा तजर्बा तो यही है कि जब मैं किताब के ज़रिए कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो ज़्यादा लुत्फ़ उठाती हूँ बनिस्बत कि मैं जब डिजिटल सोर्सेज पर पढ़ती हूँ तो मुझे इस कदर अंदाज लुत्फ़ नहीं आता। हाँ, मैं मालूमात और कंसीव पूरा करती हूँ उधर भी, लेकिन मैं किताब को, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुताला, हुसूल इल्म, मालूमात का इजाफ़ा हर हाल में करना चाहिए, हर दौर में करना चाहिए, हर मौजू पे रखना चाहिए। Exactly. जब लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा पसंदीदा ये मौजू नहीं, मसलन
नहीं जी नहीं हमें ये नहीं पढ़ना, ठीक है, उसको आप प्रायोरिटी ना दें, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप कोई इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स के बगैर जिंदा रह लेंगे, या इकोनॉमिक्स के बगैर आप लिख लेंगे बहुत कामयाबी से। आपको इकोनॉमिक्स पे भी टाइम देना होगा। हाँ, आप रोमांस को पहला टाइम दे दें अगर आपका दिल चाह रहा है, आप सोसाइटी के दीगर मामलात को दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मैथमेटिक्स को और इकोनॉमिक्स को नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। तो ये है कि चीज़ें सारी पढ़नी चाहिए। हमें न्यूज़ रूम में एक बात सिखाई जाती रही है, आप भी जानती हैं, कि कोई अगर एक पुर्जा भी आ जाए दफ्तर के अंदर, उसे पढ़ो। एग्जैक्टली यानी कि आपके पास मालूमात इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस फरकंदा शमीम साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली जब हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी अदब की रूह, और जब हम देखते हैं इंसानी एहसासात की बात करते हैं तो ये उसका सबसे खूबसूरत तर्जुमान होता है। जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जब आप लफ्ज़ों की आपको पहचान हो जाती है, जब आप जिन अलामतों की हम बात कर लेते हैं, जब आप उनकी अहमियत को समझ लेते हैं, तो आपके लिए शायरी करना या अदब को समझना बहुत आसान हो जाता है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वक्त की ज़रूरत है। AI पे हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, उसकी ज़रूरत या अहमियत की समझने की उसको बात करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक है कि आपने ज़रूरत की हद तक किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव उसका इस्तेमाल करना है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी चीज़ को हम अपना लेते हैं या ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके नुकसानात हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम ज़रा पहले तो मसनूई ज़हानत को समझने की कोशिश करेंगे, फिर अगर इसकी ये ज़रूरत है हमें, तो आया ज़रूरत के हद तक इसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, या अपने बच्चों तक कैसे इसकी रसाई जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत की हद तक। तो इस पे बात करने के लिए हमारे मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी। जवाद खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जवाद, आपके वक्त का। जवाद, मुझे बताइएगा कि हम बात करते हैं मसनूई ज़हानत की, AI की बात करते हैं। नो डाउट इस वक्त जो इसका जो एक वावेला मचा हुआ है, या इसकी अहमियत या ज़रूरत है, लोग काफ़ी हद तक उस वाक़फ़ियत रखते हैं, लेकिन इंसानी ज़हानत के आगे तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका इस पे तबसरा क्या है, कि क्या इंसानी ज़हानत जो है वो कहीं पीछे रह गई है और हमने इस मसनूई ज़हानत को थोड़ा आगे ज़्यादा कर दिया है, इसको अहमियत ज़्यादा दे दी है? ये सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। अक्सर लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम रोबोट्स की बात कर रहे हैं या हम मशीन्स की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रोबोट्स या कोई मशीन की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम का नाम है, यानी एक पाथ का नाम है, एक रास्ते का नाम है। ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि मशीन के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर या एक जो सिस्टम चल रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। लोग समझते हैं कि शायद ये फिल्मों के अंदर जो रोबोट्स दिखाए जा रहे हैं या मेडिकल के अंदर या एक टीचर जो है रोबोटिक आपको नजर आता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके अंदर सिस्टम चल रहा है वो है, और सिर्फ रोबोट्स नहीं है तो ये नहीं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर नहीं आएगी। अब तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर, किताबों के अंदर, कोर्सेज के अंदर, इवन के मेडिकल फील्ड के अंदर, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 10 साल पहले भी चल रही थी। कैमराज के थ्रू जब हम बात करते थे, नेविगेशन के थ्रू चल रही थी। जब हम बात करते थे कि जी वॉइस रिकग्नाइजेशन की बात करते थे, तभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आ रही थी। लेकिन आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने इनकलाब बर्पा कर दिया। वो इसलिए कि अब लेटेस्ट फॉर्म्स आती जा रही हैं, मॉडर्न फॉर्म्स आती जा रही हैं। एजुकेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर एजुकेशन की फील्ड चेंज होती नजर आ रही है। इवन अब हम अपने कोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लेकर चल रहे हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जहानत के मुकाबले में कम है या ज्यादा है, या इसको खत्म कर देंगे इंसानी जहानत को, या इंसान कंपेयर होगा इसके साथ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान की जहानत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, ना कि इंसान का कोई मुकाबला होगा इससे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए हम 7 तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं IQ, EQ, SQ, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वेश्चन की बात करते हैं, सोशल क्वेश्चन की बात करते हैं, इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर जो बच्चा कहते हैं कि जी IQ जिसका बहुत अच्छा है वो कामयाब होगा, कुछ लोग कहते हैं जिसका EQ बहुत अच्छा है वो कामयाब होगा,
कुछ लोग कहते हैं कि जिसका SQ बहुत अच्छा है वो कामयाब होगा। हाँ। आने वाले वक्त के अंदर ये होगा कि अगर कोई बच्चा IQ में थोड़ा वीक है, कमजोर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर अपना IQ इनहेंस कर लेगा, हाँ। जबकि उसको EQ के ऊपर और SQ के ऊपर यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट के ऊपर, इमोशनल कोशेंट के ऊपर और सोशल कोशेंट के ऊपर काम करना होगा कि वो जिंदगी में कामयाब और कामयाब हो सके। और मैं कभी भी इस बात को मानने से इनकार करूंगा, हमेशा इनकार करूंगा कि इंसानों का मुतबादल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों ने ही बनाई है और इंसान ही इसके ऊपर रूल करेंगे। हाँ। लेकिन अब जरूरत ये है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी होगी। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ इसके पे मुतालिक जवाब, यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा यानी इस पे डिपेंड कर रहे हैं, और एक तरफ हम कहते हैं कि ये AI से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिल रही है, और दूसरी तरफ इंसान डर रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे जो यानी जॉब्स की बात करें या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें वो रिप्लेस हो जाएंगी, AI जो है उस पर जो है ना वो एक कहें कि विराजमान हो जाएगा। तो ज़रा इसको क्लियर कर दे कि ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होगा। देखें, हाँ। जिंदगी के अंदर अगर आप मॉडर्निज्म को नहीं सीखते, आप अपडेशन की तरफ नहीं जाते, हाँ। तो आप सफाई हस्ती से मिट जाते हैं। वो कौमें आने वाले वक्त के अंदर, याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आने वाले वक्त के अंदर वो कौमें तरक्की करेंगी जो AI को समझती हैं। आने वाले वक्त के अंदर वो कौमें रूल करेंगी, वो मुल्क रूल करेंगी, वो कंट्रियां रूल करेंगी जो हाँ। AI के साथ चलेंगी। आने वाला वक्त AI का है, और जो इंसान, जो टीचर, जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट, जो भी बंदा, जो एंकर, जो भी बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निगलेक्ट करेगा, इसको समझने से काफिल होगा या इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, वो आने वाले वक्त के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। ये हकीकत है। लेकिन इसके बरक्स जो इंसान कॉम्पिटेंट है, जो इंसान स्किलफुल है, जो इंसान लेटेस्ट एजुकेशन को समझता है, पैटर्न को समझता है, सीखता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। इवन कि ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आजम ने ये इंफोर्स किया कि हम अपने बच्चों को AI एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क भेजें, हुकूमती पैसों से वो बाहर के मुल्क में जाएं और AI टेक्नोलॉजी को सीख के आए, AI स्टडी करके आए और अपने मुल्क के अंदर AI एजुकेशन को आम किया जाए। क्योंकि हर कौम, हर मुल्क इस टाइम समझ रही है कि आने वाला वक्त AI का है। आप देखें ना, कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट चेक करवानी होती थी, तो आप डॉक्टर के पास जाते थे। हाँ। आपको किसी बच्चे की इम्प्रूवमेंट चाहिए थी तो आप डॉक्टर के पास जाते थे। आपको किसी बच्चे की इंटेलिजेंस क्वोशंट को इम्प्रूव करना था तो आप किसी टीचर के पास जाते थे। जबकि आज के दौर के अंदर आप चैट GPT आपके हाथ में, एक सिंपल सा ऐप है, आप उसके थ्रू आप रिपोर्ट्स चेक करें, उसके थ्रू आप प्लानिंग बनवाएं, उसके थ्रू आप एग्जाम्स बनवाएं, उसके थ्रू आप बच्चों को असेस करें। इसके भी लेटेस्ट फॉर्म अब मैं अभी हाल ही में एक इंटरव्यू सुन रहा था और उसके अंदर ये कम्युनिकेशन हो रही थी कि अब तो क्लोन्स बनने शुरू हो गए पर्सनैलिटीज के ऊपर। मेरा भी, बल्कि हमने भी अपनी टीम को कहा कि हमारा भी क्लोन बनाए जो एक सॉफ्टवेयर की सूरत में होगा, जिसमें मैं अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपनी एजुकेशन, अपने डिसीजन मेकिंग पावर, अपनी स्ट्रेटेजी, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगा और उसके बाद मेरा क्लोन मेरी टीम को गाइड किया करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मौजूद नहीं हूँ इस कंट्री के अंदर, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री, मेरे साथ राब्ता मुमकिन नहीं है, तो वो क्लोन के थ्रू मेरी टीम असेस करेगी। उनको ऐसे ही महसूस होगा जैसे सर जवाद हमसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और अब तो इवन के जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, उनके भी क्लोन्स बने हैं, उनका भी सॉफ्टवेयर बना। अभी हाल ही में डिस्कस हो रहा था, टेड टॉक्स जो है वो एक उन्होंने ऐप बनाई कि जिसके थ्रू दुनिया में लोग जा चुके हैं, उनकी आवाज में, उनके परसेप्शन के साथ, उनकी स्ट्रेटजीज के साथ, उनके माइंडसेट के साथ आपको एक ऐप जो है वो मुकम्मल तौर पर गाइड कर रही है, आपको डिसीजंस बता रही है। लेकिन ये आने वाला वक्त जो है ना, ये AI का है। बड़ा खतरनाक है जवाब। ये आने वाला वक्त जो है जहां आसानियां बांट रहा है, वहीं पे बहुत सारे चैलेंजेस भी जो है ना वो सामने आ रहे हैं, खतरनाक भी साबित हो सकता है। आपने चैट GPT का जिक्र किया, मुझे बताइएगा कि अब जैसे हम पहले रिसर्च करते थे, खुद तहकीक करते थे, कुछ चीज़ों को जाके देखना या पढ़ना,
اس کے بعد ایک آپ رزلٹ جو ایک نتیجہ اخذ کرتے تھے، لیکن اب آپ نے جیسے چیٹ جی پی ٹی کا کہا، ہم اس کو کمان دیتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، وہ آپ کو ایک بنا کے دے دیتی ہے، یعنی کہ اپنا وہ ایک جو انسانی دماغ ہے یا سوچ ہے اس کا استعمال ہم نے کم کیا ہے. جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے، ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، ہم انوالو ہو رہے ہیں، وہی کچھ ریسرچ بیس چیزیں ہیں یا کچھ ایسے جیسے جو چیٹ جی پی ٹی سے ہم ہیلپ لے لیتے ہیں، اس معاملے میں ہم نے ریسرچ چھوڑ دی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو آنے والے وقتوں میں جو انسانی دماغ ہے وہ محتاج ہو جائے گا ان چیزوں کا، ان اپلیکیشنز کا یا اس ٹیکنالوجی کا؟ دیکھیں آنے والا وقت محتاج ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے وہ سمارٹ ورک کی طرف موو کر رہے ہیں. جیسے جیسے دنیا تیز ہوتی جا رہی ہے، کسی انسان کے پاس ریسرچ کا ٹائم نہیں ہے. آج سے اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں آپ، تو آپ دیکھیں کہ جب ہمیں ایک سمپل سے انگلش کے ورڈ کا میننگ چاہیے ہوتا تھا تو ہم وہ ڈکٹیشن جو ہے وہ ڈکشنری اوپن کرتے تھے اور مکمل طور پر پوری کتاب وہ چھان ڈھونڈتے مارتے تھے. پھر اس کے بعد ہم ایک معنی تو پھر آج کا وقت جو ہے اسمارٹ ورک کا دور ہے. آج کے وقت کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اے آئی کو استعمال کیسے کرنا ہے. آنے والے وقت کے اندر یاد رکھیے گا کہ بچہ، آج تو ہم اے آئی کو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. آنے والا وقت کا بچہ اے آئی کے ساتھ پیدا ہوگا، اس سے یہ چیز نہیں سکھائی جائے گی کہ تم اے آئی کو سیکھو، یہ دیکھے گا کہ اے آئی کے اندر ہم موڈیفیکیشنز کیسے کر سکتے ہیں، اس کو اپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی بھی اے آئی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں لکونات پائے جاتے ہیں، جن میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، مسٹیکس بھی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں مین میڈ ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ان میں مسٹیکس بھی ہوں گی. اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیچرز کو اور ہمارے اوورال سسٹم کو، ہماری نیشن کو اے آئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ ماننا کہ اے آئی وقت کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. بڑھنا وہ قومیں جو اے آئی کو سیکھیں گی، سمجھیں گی، امپلیمنٹ کریں گی، ہم پھر ان کی غلامی میں لگ جائیں گے، کیونکہ وہی قومیں رول کریں گی جو اے آئی کو سمجھتی ہیں. اب دیکھیے گا کہ اے آئی کہاں کہاں پائی جاتی ہے. ناظرین کے لیے، لوگوں کے لیے تھوڑا آسانی کے لیے کہ اے آئی جو ہے بیسیکلی کہاں کہاں پائی جا رہی ہے. آپ کی کیمراز کے اندر انسان کا جو کام ہے وہ ہے انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سن کر ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، پرابلم سالونگ کی طرف جاتا ہے. اے آئی بھی یہی کرتی ہے. اے آئی بھی سنتی ہے، سمجھتی ہے، دیکھتی ہے، بولتی ہے اور ایون کہ پرابلم سالونگ کرتی ہے اور آپ کو مکمل طور پر ڈیسیژن میکنگ کر کے دیتی ہے. ایون کہ ایک ہم اسٹوڈنٹس کی جب بات کرتے ہیں اسکول کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ عام ٹیچر کسی کے بچے کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکتا ہے، تھوڑی بہت انفارمیشن لے سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. اس کی پرسنالٹی ٹائپ کو تو جج کر سکتا ہے MBTI کے تھرو. 16 طرح کی جو ٹائپس ہے پرسنالٹی ٹائپ جن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اس کے تھرو اس کی پرسنالٹی جو گیٹ کر لے گا، لیکن یہ پریڈکٹ نہیں کر پائے گا کہ یہ بچہ آنے والے وقت کے اندر کس جاب میں، کس پروفیشن میں ایز اٹ از 100% اپنا دے گا اور یہ کامیاب اور کامران بن کے زندگی گزارے گا. لیکن اے آئی کا جو ٹیچر ہے وہ جب اسٹوڈنٹ سے سوال کرے گا، اپنے نیریٹو، اپنے ڈیسیژنز، اپنی سوچ کا اظہار کرے گا، تو اے آئی ٹیچر اس کے مائنڈ کو پڑھ کر، اس کی سوچ کو پڑھ کر ڈیسیژن لے گا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو کر یہ بنے یا یہ بچہ اس پروفیشن میں جائے تو یہ زندگی میں کامیاب اور کامران بن سکتا ہے. تو آنے والا وقت جو ہے وہ مکمل طور پر دنیا کو بدلے گا اور یہ بہت اچھا امپیکٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر بھرپور فوکس کرنا چاہیے، سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے، ٹیلی ویژنز کے اوپر شو ہونے چاہیے. آپ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچا بہت کہ ہمیں زیادہ اپنے جواب بچوں ایکچولی کو میں، اسکولز کیونکہ کے اندر، جس چیز کی ہم اتنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس پہ بات کرنا، اویئرنیس، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سچ ٹی وی کو ہمیشہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو وقت کی ضرورت جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی موضوعات ہوتے ہیں، ہم اس پہ ضرور ڈسکشن کرتے ہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اخلاقیات کی میں بات کروں یا سماجی زندگی کی میں بات کروں، اس پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں اخلاقیات پہ اس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پر سچ اور جھوٹ کو پرکھنا ہوتا ہے، تو انسانوں سے بہتر وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آپ جھوٹ بولیں، آپ کی آئی بالز کی موومنٹ کے تھرو
आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी आवाज की पिच के थ्रू एआई डिटेक्ट कर लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप किसी के साथ धोखा करने की कोशिश करें, फराड करने की कोशिश करें, तो एआई जो है वो इंसानों की तरह, हम तो किसी की बात के ऊपर या किसी की कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाय करते हुए उसको अच्छा या बुरा समझ लेते हैं, लेकिन एआई जो है वो इंसान के माइंड में पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सिंपल लफ्जों में समझना है कि बेसिकली एआई है क्या, तो ये इंसानी जिस्म जो है वो मशीन है, एक मशीन, और जो एआई है वो मशीन के अंदर, जो इंसानी जिस्म के अंदर एक दिमाग है, वो बेसिकली मशीन के अंदर एआई है। इस तरह से एआई की वर्किंग होती है हर अच्छा मशीन के जवाद, हमें एक अंदर, ब्रेक लेनी हर है। सिस्टम के ब्रेक अंदर। आपको जवाद, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम मज़ीद इस पे बात करते हैं कि अगर हम अखलाकियात की बात करें या समाजी ज़िंदगी की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो एआई का इस पे जो इम्पैक्ट है वो क्या आ रहा है, तो इस पे बात करते हैं इन डिटेल आगे चलकर, लेकिन ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरे। नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट, इस पे हम बात कर रहे थे एआई, जिसको समझना, इसकी ज़रूरत को, इसकी अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोबारा टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है चाइना से, वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो अभी तक स्टोरीज़ हमने आप लोगों के साथ शेयर की, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई डॉलर्स कमा रहे होते हैं, कोई ना कोई लाखों डॉलर्स की मालियत की चीज़ें बना रहे होते हैं, कि बैंक बैलेंस उनका बढ़ रहा होता है। लेकिन इस स्टोरी में ना ये चीज़ थोड़ी सी उल्ट है। इस स्टोरी में नुकसान हुआ है, और ये नुकसान एक लड़के ने किया है। लाखों डॉलर मालियत का एक सोने का ताज है नाज़रीन, जो कि उसने तोड़ डाला है। और चीन में एक बच्चे ने, ये एक नुमाइश वहाँ पे चल रही थी नाज़रीन, नुमाइश के दौरान इंतहाई कीमती सोने का ताज था, जो कि हम कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे टूटा है, बिकॉज उस बच्चे को नहीं पता चला। और वहाँ पे जब इसके वज़न की बात की जाए तो ये 2 किलो वज़नी ये गोल्ड का नाज़रीन क्राउन था, और जिसकी जो मालियत है वो 2,80,000 डॉलर थी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नौजवान अपने घर वालों के साथ नुमाइश में गया, जहाँ पे उसको नहीं पता चला, और वो ताज से टकराया और ताज नीचे गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया नाज़रीन। और जो इसकी नीलामी में जब देखा गया कि इसकी नीलामी में जो इसको इसकी बोली लगाई जा रही थी, और इसके जो फॉलोअर्स थे वो जो वहाँ पे मौजूद थे, वो 1,36,00,000 नाज़रीन फॉलोअर्स ने इसको आगाह किया कि भाई इस तरह का ये वाक़या हो गया। और नाज़रीन इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये ताज उनके शौहर ने शादी के तोहफे पर बनाया था, यानी कि वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर थे, जो जिनको बताया गया कि ये जिसका ताज था नाज़रीन। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जब ये फ़ोटोज़ सामने आई, शेयर की गई, तो एकदम से आपने देखा कि ये वायरल हो गया, और एक बच्चा अपनी वालदा के साथ ताज को देखने आता है। इंटरेस्टिंग चीज़ थी, डेफिनेटली वो देखने आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वो जो हिफाजती केस उसको छुएगा, तो वो छूते ही ये उसको उल्टा पड़ जाएगा और ताज जो है वो गिरकर टूट जाएगा। तो काफ़ी वो लोग मायूस भी नज़र आए, लेकिन चूँकि ये हादसाती तौर पे ये सिलसिला हुआ, तो अब कुछ कह नहीं सकते थे। मोहब्बत की निशानी थी, और बस मोहब्बत की निशानी भी कुछ अरसे तक रहती, आप कितना उसको शीशे में सजा के रखेंगे। लेकिन अब वो चूँकि टूट गई है, तो नाज़रीन जो जोड़ा है उसका ये भी ख्याल था कि ये वाक़ा जो है, ये जो इस तरह की हैपनिंग हुई है, ये बदशगुनी भी हो सकती है। आपको पता है वेस्ट में कुछ इन चीज़ों को समझा जाता है कि अगर कुछ टूट गया है तो ये बदशगुनी है, कुछ अच्छा हमारे साथ नहीं होगा, जबकि इस्लाम की बात की जाए तो यहाँ पे इस तरह के जो शक व शुबहात है उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये नुकसान एक बच्चे के हाथ हुआ है, जो कि उसने जानबूझ के नहीं किया। वेल, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मसनूई ज़हानत पे हम बात करें, जवाद हमारे साथ है। जवाद, हम बात कर रहे थे कि ये इखलाकी लिहाज से देखा जाए या समाजी जो ज़िंदगी है उस पे जो एआई के असरात मुरतब हो रहे हैं, आप अपनी ये बात मुकम्मल कर लें। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इखलाकियात के मौजू पे जब बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो उसको कैसे डिडक्ट किया जाए, कैसे देखा जाए कि बच्चा झूठ बोल रहा है। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी आसानी से करेगी। आई बॉल की मूवमेंट से, आपकी आवाज़ की पिच से, आपके जेस्चर से ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, ये बच्चा सच बोल रहा है। तो इस तरह इंसान की इखलाकियात को बेहतर किया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको जैसे भी कंप्यूटराइज किया जाएगा, उसको सिस्टम में इंटैक्ट उसका क्रिएट किया जाएगा, उसी के थ्रू वो बच्चों के अंदर वो इखलाकियात, वो इक़दार पैदा करेगा कि हमारा बच्चा जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट
सोसाइटी के अंदर क्रिएट करे। तो ये अगेन ये इंसानों का काम है कि हम इसको सीखें और इसको बेहतरीन तरीके के साथ इसका इस्तेमाल करें। दूसरा समाजी पहलुओं के अंदर भी यही है कि आजकल आपको हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आ रही है, हर चीज आसान हो गई। अल्लाह ऐसे ताला ही का है। शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अब तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हम उसको एक साइन देते हैं, आवाज के थ्रू कहते हैं कि स्टार्ट द एसी, तो वो एसी स्टार्ट कर देता है। इसी ऐसे तरह ही है। हम यूट्यूब के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको लिखना नहीं आता, वो जी। यूट्यूब ओपन करते हैं और हाँ। आवाज वाला बटन दबाकर उसमें कोई भी कार्टून नेटवर्क के हवाले से कोई भी कार्टून का नाम लेते हैं, यूट्यूब जी। कार्टून प्ले कर देता है। अब तो इतनी आसानी हो गई कि लैंग्वेज बैरियर, हमारे बच्चों को एक्सपोर्ट करना इतना मुश्किल लगता था, इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर था कि उनको इंग्लिश की ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी उर्दू में। अब तो वो बोल कर कहते हैं कि हमें इस लफ्ज की समझ नहीं आ रही, या हमें जी। ये कस्टमर को कहना है, हमें ट्रांसलेट कर दें। वो हाँ। आपको मुकम्मल तौर पर सुन के ट्रांसलेट करके वापस दे देता है। आप एजुकेशन सेक्टर में बैठे हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने बच्चे का पेपर बनाना है, बच्चा हमारा वीक है, इस जहनीत का है, तो हम बच्चे को ऐसे ट्रेन करना चाहते हैं, तो आपको मुकम्मल प्लानिंग बनाकर, एग्जाम्स बनाकर, आपको मुकम्मल टेस्ट बनाकर दे देता है कि इस जी। तरह से आप बनाएं। अगेन ये बात है कि हम सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं और हाँ। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। जी। लेकिन अगेन अगर हमने एआई के ऊपर कब्जा ना किया, रूल ना किया, इसको सीखा ना, तो आने वाले वक्त के अंदर एआई हमें चलाएगी, हम एआई को नहीं चलाएंगे। और ये हमारी कौम को समझना होगा कि हमने एआई को चलाना है, लोगों ने एआई को चलाना है, ह्यूमंस ने एआई को चलाना है। ये ना हो कि एआई ह्यूमंस को चलाती हुई नजर आए। और कभी भी किसी भी अच्छे इंसान का, स्किलफुल इंसान का नेमुल बदल एआई नहीं है। हमने हाँ। एआई सीखनी है। आप कहते हैं कि जी आने वाले वक्त के अंदर आपका सवाल ये भी था कि क्या जॉब खत्म हो जाएंगी, हाँ। टीचर खत्म हो जाएंगे, हाँ। मेडिकल के अंदर से डॉक्टर खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि बिल्कुल हमने ऐसा कुछ तो नहीं देखा भी है ना, होगा। कुछ इस तरह के हैपनिंग सामने आए भी है ना, जैसे कुछ एआई जनरेटेड एंकर्स हमारे सामने आए हैं कुछ ऑपरेशंस डॉक्टर्स वाला जो काम है वो उन्होंने किया है। इवन आप रेस्टोरेंट्स में देखे, जापान की अगर हम बात करें या चाइना की, वहाँ पे ये रिपोर्ट सर्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए भी है, तो लोग उसको देख के जरा खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में पता चले कि हम बेरोजगार फिर रहे हैं। नहीं, एआई जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन आप जैसे एंकर पर्सन का उत्पादन नहीं हो सकता। इतनी अच्छी थैंक कम्युनिकेशन वो यू। कहाँ से लेकर आएगा? तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें टीचर्स को, फॉर जी। एग्जाम्पल हम अपने स्कूल के अंदर जब बात करते हैं जी। कि एक टीचर को कैसे एआई के दौर में कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, स्किलफुल होना पड़ेगा। अब मार्केट के अंदर ये निज़ाम आ गया कि अब लोग कहते हैं कि आप एक एआई बेस्ड सिस्टम लगा दें क्लास के अंदर, बच्चे उससे सवाल करें, उससे जवाब लें, उसको असेस करें, पीछे एक इंस्ट्रक्टर बिठा दें आप, तो कम पढ़ा लिखा हो, नॉर्मल स्किल्स हो, नॉर्मल उसकी कम्युनिकेशन हो, लेकिन वो जो है वो इंस्ट्रक्टर जो है बच्चे को एआई के थ्रू गाइड करता हुआ नजर आए। फिर भी देखें कि एआई जितना मर्जी एडवांस हो जाए, हमें इंसानों की जरूरत रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक टीचर वैसे जो उस एआई को बच्चों को चलाने क्लास के लिए भी तो लोग चाहिए होंगे ना। हाँ बिल्कुल, एक टीचर जो है क्लास में पढ़ाता था, हाँ। उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी, उसका एक्सेंट ठीक नहीं था, उसकी जो है वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, वो बड़ी मुश्किल से बच्चों को गाइड कर रहा था। तो बेहतर हो गया ना, एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर आपको चंद पैसों के बाद एक एम्बेडेड सिस्टम मिल गया, जिसके जी। थ्रू अब बच्चे जो है वो एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे, एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, जी। आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी तो मैथ्स का टीचर जो है वो गुस्सा करता था, तुमने सवाल दोबारा क्यों पूछ लिया? तो एआई का टीचर जो है वो गुस्सीला नहीं है। ऐसे एआई है। के टीचर जो है उसको गर्मी नहीं लगती, हाँ। एआई के टीचर को सर्दी नहीं लगती, एआई के टीचर के जो है वो बच्चे नहीं है घर में, बीवियों से झगड़ा नहीं करती, उसको घर के मामलात नहीं है, उसको हाँ। सैलरी नहीं देनी पड़ती, उसको फिक्र नहीं है कि बिजली का बिल अदा करना है, उसको ये फिक्र नहीं है कि टेंशन फ्री है हमारे बिल्कुल। मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। हाँ, एआई का सिस्टम जो है हाँ। वो आने वाले वक्त की जरूरत है। और हमारी कौम को, हमारे बच्चों को, जी। जिस तरह हम टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, जिस तरह हम मोबाइल्स को सीख रहे हैं, जिस तरह हम एप्स बना रहे हैं, सही। इस तरह हमें एआई को सीखने की भी जरूरत है। और मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई एजुकेशन के रिलेटेड, मैं चाहूंगा कि हम क्यों ना एआई को एज ए सब्जेक्ट हम Exactly. बच्चों के लिए लाजिम कर दें, Yes. ताकि हमारे बच्चे एआई को समझें, सीखें, और एआई को सिखाने वाले भी फिर
बेहतरीन सिखाने वाले भी आए, और इसके बाद हम ये करें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जी डिग्रीज कराएं बच्चों को। यूनिवर्सिटीज के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिग्रीज कराएं। ऐसे ही है। डिजिटल क्वेश्चन जो है वो बच्चों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से गाइड किया जाए, ताकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होगा तब हम साइबर क्राइम से बच सकेंगे। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई इसमें भी साइबर की जंग हुई इस बार हमारी, ऐसे ही यानी है। दुनिया इस मॉडर्न हो चुकी है। हाँ। अब आने वाली जो जंगें होंगी एआई बेस्ड जंगें हुआ करेगी। सीरियसली वाकई आने वाले वक्तों की जंग जो है ना वो एआई की जंग होनी है। अच्छा बताएं, ये जो डिफरेंट अफवाहें हैं कि ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बेरोजगारी हो जाएगी, जॉब्स नहीं होंगी, इन अफवाहों से लोगों को कैसे निकालें और किस तरह इस बात की यकीन दहानी की तरफ लेकर आए कि एआई जो है वो आपको मुआशी तरक्की में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके मुल्क की मईशत को बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ना कि आपको बेरोजगार करेगा। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज करें हम लोगों का? ये माइंडसेट उन लोगों के मेरे ख्याल के मुताबिक चेंज करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जो लोग सीखने की तरफ आगे नहीं बढ़ते, हाँ। जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो हाँ। होना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, जो लर्न जी। नहीं करना चाहते, उनको इस माइंडसेट में रहना चाहिए। देखिए हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता है कि जॉब नहीं है। मैं जी। दिल्ली का मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे बात कर रहा हूँ। 14 हाँ। कैंपसेस, 14 स्कूल्स हमारे, यकीन करें कि हमारी हर माह के अंदर 3-3, 4-4 जॉब अवेलेबिलिटी होती है। हर माह के अंदर जब साल का इख्तिताम होता है हाँ। तो तकरीबन 700-800 टीचर की जॉब अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है। यकीन करें मार्केट के अंदर अच्छा टीचर नहीं है, यकीन करें कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। डिग्री हाथों में पकड़ी हुई है, मास्टर्स की, बीए की, बीएड की, बैचलर्स की, इंजीनियरिंग की, इवन के मेडिकल की, और उनसे बेसिक क्वेश्चंस करें तो भी उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिक क्वेश्चन करें उनको नॉलेज नहीं है। यकीन करें ये चीजें हम प्रैक्टिकल फेस कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो जो लोग, ऐसे लोगों के लिए एआई जो है रिप्लेसमेंट होगी और होनी भी चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा वो रिप्लेसमेंट इन जैसे लोगों के लिए, यानी कि मेहनती लोगों के लिए नहीं। नहीं, आपके लिए और मेरे लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हमारे हम जैसे काम मेहनती कर लोगों रहे के हैं। लिए नहीं है। हाँ, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हाँ। हम इंशाल्लाह ताला एआई के थ्रू सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी और अपनी लाइफ को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे लेके जाएंगे। Exactly. अपनी लाइफ को ग्रूम करेंगे। और देखिए मैं तो इतना आसान हो गया हमारे लिए, अभी हमें मीटिंग्स करनी होती थी तो मैं अपने मैनेजर को कहता था कि आप मेरी स्लाइड्स रेडी करें, आप ये लेकर आएं, आप वो जी। लेकर आएं। अब मैं चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि हाँ। मेरी मीटिंग है, ये एजेंडा है, ये हाँ। पॉइंट्स हैं। हाँ। मुकम्मल तौर पर मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे लैपटॉप में आ जाती है और मैं मीटिंग कर लेता हूँ। मेरे Okay. लिए तो चीजें फिंगर टिप्स पे आ गई, और मैं तो दुआ दूंगा डेफिनेटली उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। मतलब हमारी जिंदगी को इसने आसान किया है ना। हाँ, स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की जिंदगी को आसान कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की जिंदगी को मॉडर्न कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिसोर्सेज को इनहेंस कर रहा है। हाँ। और आपकी मेहनत को कम कर रहा है। आपको देर इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत ही क्या है। मैं समझता हूँ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप अपने ईक्यू को बेहतर हाँ। करें, आप अपने सोशल क्वोशंट को बेहतर करें, आप Yes. लोगों के साथ अच्छे रवाबत रखें, आप अपना करैक्टर बेहतर करें। सबसे ज्यादा जो जरूरत है हमारी Exactly. कौम को इस वक्त है। अच्छा, कुछ फ्यूचर में कोई मुमकिन खतरात या कुछ नुकसानात सामने आ सकते हैं एआई के हवाले से? बिल्कुल, जो आप चीजें इंग्लिश मूवीज में देखती हैं ना, आप वो चीजें बिल्कुल होने वाली हैं। अगर आप रोबोटिक्स की बात करें कि रोबोट्स आगे इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। लेकिन जहां पर अच्छे बुरे इंसान हैं, हाँ। अच्छे बुरे इंसान पाए जाते हैं, वहां पर इलाकियात में जब आप देखें तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, झूठ सच है। वहां पर याद रखिएगा कि नेगेटिव लोगों ने भी तो एआई को इस्तेमाल करना है, क्रिमिनल लोगों ने भी तो एआई को इस्तेमाल करना है। जब क्रिमिनल्स और नेगेटिव लोग एआई को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे रोबोट्स बनेंगे जो इंसानों की जान भी लेंगे। ऐसी मशीन्स भी आएंगी जो इंसानों को नुकसान भी पहुंचाएंगी। ऐसे तो ही। इसीलिए तो कहा जा रहा है ये सारी डिबेट और ये सारा प्रोग्राम इसीलिए तो हमने आज किया है कंडक्ट, कि हम दुनिया को ये बताएं कि अब दुनिया मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है और आप भी बदलें। ऐसे अपने ब्लैंकेट से निकलें, सर्दी को एंजॉय करें, चाय पिएं और काम पे जाएं और एआई को सीखने की कोशिश करें। Exactly. ना कि आप घर में बैठकर ये देखें कि कब रिपोर्ट आएगा और मेरे ऊपर से ब्लैंकेट उतारेगा फिर मैं बाहर निकलूंगा। तो उससे हाँ। पहले ही आप
नहीं, हमारा तो बस नहीं चलता, लोग इतने सुस्त हो जाते हैं कि भाई अपनी जगह रिपोर्ट को भेज दो काम पे, मैं घर में कंबल में बैठा रहूं, ये हालात है। हाँ, हम भी सऊदीया की तरह चाहते हैं ना कि लोग नीचे काम करें और हम बस बैठ के पैसे खाएं। एग्जैक्टली अच्छा, बच्चों के जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि एक सब्जेक्ट इसमें जो है वो ऐड करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो आया फिर टीचर्स को या पेरेंट्स को किस तरह से उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को, क्योंकि एआई अब हमारी ज़रूरत बन चुकी है और ज़रूरत अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे या वक्त के तकाज़ों का पूरा नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जो कि ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली हम हैं भी, और अगर मज़ीद हमने चीज़ों को अवॉइड कर दिया तो हम और पीछे रह जाएंगे। तो पेरेंट्स या टीचर जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत या जो इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो एआई की ट्रेनिंग बच्चों को देना शुरू कर दें। देखिए जी, एक रिसर्च है उसके मुताबिक कहा जाता है कि अगर आप एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने करैक्टर के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, अपने नर्व्स के ऊपर काम करना होगा। और ना सिर्फ आपको करना होगा बल्कि आपके बच्चों को भी करना होगा और आपको करवाना होगा, आपके टीचर्स को। आने वाले वक्त के अंदर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करें। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई अगर बुरा इंसान उसके हत्थे चढ़ गई है तो वो उसका क्या बना देगा, इसी तरह से हमें अपने बच्चों को जो है वो उनके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उनकी एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है, उनकी करैक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। उनको सिखाना है कि हर चीज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारी सोसाइटी का ना बड़ा अलमिया है और मैं इसको हमेशा निगलेक्ट करता हूँ कि हम सोसाइटीज के अंदर ना सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट बताते हैं और नेगेटिविटी को हमेशा बड़ा बुरा जानकर बच्चों को बताते ही नहीं है, जबकि हमें बताना चाहिए कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये अल्लाह का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। इस रास्ते पे जाओगे तो कामयाबी और कामरानी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, ये रास्ते को फॉलो करोगे तो बड़े जिंदगी में खारियां हैं, जिंदगी में आपको नफरतें मिलेंगी और आप आन करीब जो है वो जिंदगी में अनसक्सेसफुल रह जाए। तो हमें ये सिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि एआई का टीचर भी, याद रखिएगा, उसी बच्चे की बात को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा जो कम्युनिकेटर है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा कि अब हमें बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर, बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर, बच्चों की क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि हम जो नंबर्स की दौड़ में चल रहे हैं ना कि जी मैट्रिक में इतने नंबर आ गए, हम ये कर लें, हम मैट्रिक में इतने नंबर आ गए हैं, एसएससी में इतने नंबर आ गए हैं, फलां डॉक्टर बन गया, फलां का आईक्यू बहुत अच्छा है। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आईक्यू तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेने जा रहे हैं। हम फिंगर टिप्स के ऊपर हर चीज को हासिल कर लेंगे, लेकिन ज्यादा जरूरत हमें ये होगी कि हम अपने इलाज को बेहतर करें, हम अपने ईक्यू को बेहतर करें, हम अपने एसक्यू को बेहतर करें, ताकि हम सोसाइटी के अंदर कामयाब और कामरान हो सकें। और याद रखिएगा, ये जिन रिसर्चेस की और जिन फिगर्स की मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी आने वाले वक्त के अंदर यूनिवर्सिटीज की नीड बनेगी, स्कूल्स की नीड बनेगी। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल एसक्यू के ऊपर बात करेगा, ईक्यू के ऊपर बात करेगा, आईक्यू के ऊपर बात करेगा और इसकी मुकम्मल तौर पर बच्चों को सेंस देनी होगी जी। और पेरेंट्स को बताना होगा कि आप जिस आईक्यू की बात करते हुए कि हमारे बच्चे ने बड़े अच्छे नंबर ले लिए, हमारा बच्चा जो है वो कामयाब होगा, आईक्यू वाले बच्चे जो हैं वो अक्सर ईक्यू और एसक्यू वाले बच्चों के अंडर काम करते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा हमें सबसे ज्यादा इस सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि हम अपनी सोसाइटी को करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर लेकर आए, बच्चों को अखलाक सिखाएं, उनकी तरबियत करें। और देखिए, तरबियत का बड़ा अहम एक फैक्टर, मैं बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर बताता हूँ कि तरबियत करने से नहीं आती, तरबियत दिखाने से आती है। तो आप करके दिखाएंगे तो आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी बेटा नमाज पढ़ो, खुद आप नमाज ना पढ़े, बच्चा कभी नमाज नहीं पढ़ेगा। आप कहें कि दादी की रिस्पेक्ट करो, माँ की रिस्पेक्ट करो, खुद आप माँ को बुरा भला बोल रहे हैं उसके सामने, बीवी जो है वो हस्बैंड को बुरा भला बोल रही है और ये चाहती है बच्चे उस हस्बैंड की इज्जत भी करें, यानी अपने बाप की इज्जत भी करें। ये कैसे पॉसिबल है? उनके सामने आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आप घरों के अंदर, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं कि सर जी हमारा बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, इसकी तरबियत ठीक नहीं है, ये गालियां देता है, ये बदतमीजी करता है। मैं बच्चों को बाहर भेज देता हूँ और मैं कहता हूँ कि बच्चे को ठीक होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ठीक होने की जरूरत है। पहले खुद पे काम करें। अच्छा, एक और चीज बताएं, जहाँ पे ठीक होंगे जी,
अच्छा एक हाँ, एक तो और फिर एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि बच्चों को एआई की तरबियत देनी चाहिए, वो सीखें। यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं जो बिजनेस करते हैं, आया एआई कारोबार में कैसे मदद कर सकती है? क्योंकि जो आपने हर इंसान ने जॉब तो नहीं करनी है, कुछ कारोबार की तरफ भी डेफिनेटली आते हैं, तो अब उनको एआई का जो इस्तेमाल है कारोबारी लिहाज से, वो बताने की कितनी ज़रूरत है कि एआई आपके कारोबार को कैसे बेहतर कर सकती है? देखिए एआई तो हर कारोबार के अंदर इस टाइम चल रही है। कारोबार का मुकम्मल ढांचा स्ट्रक्चर जो है वो एआई ने फिल कर लिया हुआ है। अब जो मशीन्स हमारे पास चल रही हैं वो जी। जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्री में आप चले जाएं या ट्रैक सूट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर चले जाएं, जो मशीन्स हमारे पास वहाँ पर मौजूद हैं। इवन के पहले कभी बटन्स लगाने वाले जो है वो इंसान हुआ करते थे कि वो जैकेट्स के ऊपर कोट्स के जी। ऊपर बटन लगाया करते थे, क्योंकि एक डिफिकल्ट टास्क था, मशीन्स नहीं कर पा रही थी। आप मशीन्स के थ्रू ये टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। इवन के इंसान तो शायद कोई इंच 1.5 इंच का फर्क डाल देता या सूत्र का फर्क डाल देता या कोई नुक्ते का फर्क रह जाता, जी। लेकिन ये जो मशीन है उसको प्रॉपर गाइड कर दिया गया, उसकी कोडिंग कर दी गई, उसको इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि तुमने इसके मुताबिक लगाना है। तो हर फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट मशीन्स हैं। आप ये बात छोड़े, आप ये देखिए कि आप जब अपने अदारे में एंटर होती होंगी, आप अपने स्कूल में एंटर होते हैं, तो बाहर ही एक अटेंडेंस मशीन लगी हुई है। वो भी मुकम्मल यही बेस्ड है। वो आपके फेस की भी रिकग्नाइजेशन कर रही है, वो आपकी आवाज को देख रही है, वो आपके हम एक्सप्रेशन को जज कर रही है। एग्जैक्टली। वो अब बता रही हमारे है कि नाज़रीन क्या को है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि एक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल है, उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, कुछ उसके हदूद मुकर्रर होती है, लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि जैसे हम पहले बात करते अखलाकियात की, हमने बात की, प्राइवेसी की बात की, या गलत इस्तेमाल या इसके गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने की बात की। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप पैगाम क्या देना चाहेंगे नाज़रीन को? ना हम सफर ना किसी हम नशीं से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मैं तमाम नाजरीन को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भी चीजें आज इस प्रोग्राम के अंदर बताई गई हैं, ये आने वाले वक्त में होने वाली हैं। जो बंदा सुस्त रहेगा, कवा चला हंस की चाल और अपनी अपनी चाल भी भी भूल भूल गया। गया। जो बंदा सुस्त रहेगा, जो बंदा ब्लैंकेट में रहेगा, जो हाँ। बंदा इंतजार करेगा कि कोई गैबी मदद आए, फरिश्ते आए और मेरे लिए रिज़्क लेकर आए, या फरिश्ते आए मुझे टेक्नोलॉजी सिखा के चले जाएं, हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। आज Exactly. का वक्त एआई का है, हाँ। मॉडर्निज्म का है, साइबर का है, दुनिया बदलने जा रही है। बिल्कुल ऐसे। आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। टिकटॉक जनरेशन, फेसबुक जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन अब एआई के अंदर कन्वर्ट होने जा रही है। खुदारा मैं बच्चों को भी कहूंगा कि टिकटॉक का जो है वो छोड़ें, टिकटॉक को छोड़ें, टिकटॉक की जान छोड़ें और एआई को सीखें। एआई की बिल्कुल, तरफ फिर मूवमेंट काम की करें। चीज़ जो है वो काम की तरफ- सीखे। थैंक यू सो मच जवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत की बात करें, आज की दुनिया को, इस ज़िंदगी को उसने नो डाउट बहुत आसान बनाया है, महफूज भी बनाया है, मौसर बनाने में भी ये हमारी एक बेहतरीन जो ज़रिया है साबित हो सकती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में हमारी मदद करती है। जैसे आप देखिए, एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, सेहत के हवाले से बात करें तो इसने काफ़ी हेल्प किया, कारोबारी लिहाज से, साइंसी तहकीकी लिहाज से काफ़ी चीज़ों में ये इनकलाब ला रही है। लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं उसके साथ साथ आपने कुछ जो इखलाकी आपकी तरबियत है या प्राइवेसी है, आपने उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तभी जाके आपका जो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल है वो आप अमल में ला सकते हो, और तभी ये इंसानियत के लिए मस्बत साबित होगा। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद आपके साथ अगला टॉपिक हम शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाजरीन, अगला हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम इन डिटेल वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले जैकबाबाद की एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है साफ़ और मीठे पानी के हवाले से। नाज़रीन, जब हम साफ़ और मीठे पानी का जिक्र करते हैं तो यकीन जाने ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है अगर आपको साफ़ और मीठा पानी मुयस्सर हो जाए। तो आइए ज़रा जैकबाबाद की ये रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी समाजी इदारे यूएसएड की जानिब से जैकबाबाद के शहरियों को साफ और मीठे पानी की फराहमी के लिए अरबों रुपए दिए गए। मंसूबे पर खतीर रकम लागत के बावजूद शहरियों को साफ और मीठा पानी फराहम न हो सका। शहरी आज भी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। बड़े अफसोस की बात है, यूएसएड की जो थर्ड पार्टी अपना ऑडिट है उसमें जो है जो ये पानी फराहम करते हैं म्यूनसिपलिटी, वो बताया गया है कि वो पीने के काबिल ही नहीं है, नहीं इन्होंने स्कीम को ही नाकाम कर दिया है। ये जैकबाबाद के अवाम का देरीना मसला बनता जा रहा है। पानी उनके लिए ख्वाब बन गया है। साफ़ पानी
मुहैया नहीं हो रहा और म्युनिसिपल इंतजामिया की जिम्मेवारी है कि शहरियों को साफ पानी दिया जाए। शहरियों ने म्यूनिसिपल चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि पीने के साफ और मीठे पानी के मंसूबे को फौरी मुकम्मल करके उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। जैकोबाबाद के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पीने के साफ पानी की स्कीम जो कई सालों से अल्तवा का शिकार है उसको मुकम्मल करके शहरियों को साफ और मीठा पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन आया सुमरों के साथ दोस्त राशारी, सच न्यूज़, जैकोबाबाद। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डेफिनेटली साफ़ पानी जो है वो हमारी इस वक्त बहुत ही अशद ज़रूरत है और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है वहाँ फिल फॉर एक्शन लें और साफ़ पीने का पानी जो है वो वहाँ पे फराहम किया जाए, क्योंकि अगर आप साफ़ पानी नहीं पीते हैं तो आपकी सेहत काफ़ी मुतासर हो सकती है। वेल टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ख़वातीन का जो मुआशी मुस्तकबिल है उस हवाले से और जो चैलेंजेस का उन्हें सामना है इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन आज की दुनिया में जब हम ख़वातीन को देखते हैं और मुआशी शमूलियत की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ उनकी ज़ाती तरक्की के लिए बल्कि इक्तिसादी तरक्की जो है उसके लिए भी ये बहुत ही अहम है, जिस पे हमें यकीनन सोचना होगा। और ख़वातीन देखें आज तालीम की बात करें, रोज़गार को देखें, मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी है जिसमें मर्द भी काम करें तो मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी ख़वातीन आज हमें काम करते हुए नज़र आती हैं। तो ताहम नाज़रीन जब ख़वातीन को माशी तौर पे देखते हैं या माशी मैदान में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है उन्हें। उस तरह के नॉर्मली सुनने में आता है कि रोज़गार के मौके जो हैं उनको नहीं मिलते या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसमें कमी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तनख्वाहों की बात की जाए तो प्रॉपर उस तरह से सैलरीज उनकी नहीं होती हैं। इसके साथ साथ आप देखें जो एक सनफी इम्तियाज़ होना चाहिए, जो उनके साथ एक रिस्पेक्ट लेवल होनी चाहिए, जो उनकी एक डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, उसमें काफ़ी मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। फिर तरबियत की बात की जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें लैक कर रही होती है। तो नाज़रीन इन मसाइल के बावजूद आप देखें ये कुछ चैलेंजेस हैं, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा जो हम इंशाल्लाह आगे चल के इन डिटेल्स पे बात करेंगे। लेकिन इन मसाइल के बावजूद हम क्या देखते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनका हौसला कम नहीं होता, उनका वो एक अज़्म, एक जो हौसला मंदी है, जो सलाहियतों से भरपूर वो हमें नज़र आती हैं, पुरुम्मीद हमें नज़र आती हैं और मईशत के मैदान में एक नई उम्मीद की किरण जो है वो बनती हैं। तो वाई नॉट हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें, उनके इस जो जिन चैलेंजेस का उनको सामना है, जिन मसाइल का उन्हें सामना है उस पर हम काम करें, क्योंकि आने वाले वक्त की नाज़रीन जब हम बात करते हैं तो ये जो ख़वातीन के एक मसावी हकूक़ हैं, तालीम की बात करें, माली खुद मुख्तियारी की हम बात करें तो ये अगर फराहम ना की गई तो आप माशरे को कामयाब या तरक्की की राह पे गामज़न होता नहीं देख सकते। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाज़रीन ख़वातीन पूरे मुल्क की, पूरे माशरे की तरक्की में मददगार साबित होती हैं। आया हम बात करते हैं ख़वातीन की तालीम के हवाले से, एक औरत की जो तालीम है वो सिर्फ़ एक उस बच्ची तक ही महदूद नहीं रहती। एक बच्ची को, एक खातून की तालीम उस पूरे मुआशरे को संवारती है, उस पूरे घराने को जो है वो संवारती है। और जब हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सकती है, अपने भाई को, अपने वालिद को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, पूरे घर को वो सपोर्ट करते हैं। बिकॉज राइट नाउ जो हम सिचुएशन देखते हैं वो एक अकेला मर्द जो है वो कभी भी उस घर को नहीं चला सकता। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, मिस मुंतहा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस वक्त ख़वातीन के हवाले से, उनकी माशी तरक्की के हवाले से या उनके फ्यूचर के हवाले से आप कितनी पुरअज़्म हैं और क्या देख रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया और एक ऐसे मौजू पे बात करने का मौका दिया जो कि मैं समझती हूँ कि आज कल बहुत अशद ज़रूरत है उसकी जी। और ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं उनको कोई राह मिल जाए जिससे वो चल के अपने हुनर को बनवा सके। एग्जैक्टली तो मुझे बताइएगा कि जब हम ख़वातीन की शमूलियत की बात करते हैं, माशी लिहाज से जब हम देखती हैं ख़वातीन कारोबार की बात करें, एक आमदनी
کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے اگر وہ کوئی ان کو اپرچونٹی ملتی ہے. تو اس لحاظ سے خواتین کاروباری یعنی کہ آفیسز میں جا سکتی ہیں, ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتی ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو اسٹیبل بنا سکتی ہیں, فیملی کو وہ سپورٹ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے کافی مسائل کا سامنا, یعنی کہ ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں. اگر اپرچونٹی ہے تو اس طرح سے وہ اویل نہیں کر پاتی, کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بھی پوچھا کہ خواتین کے معاشی مستقبل پر جو ایک کیا کہتے ہیں پیش آنے والی وجوہات ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے تعلیم اور ہنر کی کمی, اور جینڈر بیس جو ایک امتیاز کیا جاتا ہے, صنفی امتیاز کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے واقع ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج کل کے جو ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی سے نا واقفیت ہے, یہ وہ بڑی رکاوٹیں ہیں جو کہ آپ کی ترقی میں آگے بڑھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی تو اگر ان چیزوں پہ ہم خود اور ہمارے ساتھ جو ہمارے کولیگز ہیں, ساتھی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ ایک خاتون کی جو گھر کے افراد ہیں وہ اس کی اگر مدد کرتے ہیں نا, تو وہ اپنے ہنر کو بڑی دور تک لے کے جا سکتی ہے. کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو اگر ہنر ہے لیکن اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, وہ ان اداروں تک ان کی رسائی ہو, تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا ایک اثر جو ہے وہ ہماری معیشت پہ پڑ سکتا ہے. ایبسولوٹلی. یہاں پہ ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں, خواتین کے معاشی حقوق کی بات کی جائے, جیسا کہ اگر ایک مرد ایک آفس میں کام کر رہا ہے, وہیں پہ ایک عورت کام کر رہی ہے, تو جب سیلری کی بات آتی ہے, تنخواہ کی جب بات آتی ہے, تو کیا اس میں ایکوالٹی ضروری ہے, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں کم زیادہ جو ہے اٹس اوکے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ آپ مرد اور عورت کو دیکھ کے اس کی کوئی سیلری سیٹ کریں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس جاب پہ, جو اسٹیٹ آف جاب ہے آپ کی, اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں اگر ایک تھرڈ پرسن بن کے دیکھوں تو خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں. اب میری بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مرد محنت نہیں کرتے, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گھر بھی چلانا ہے, ہم نے باہر بھی چلانا ہے. ہم اگر 100% نہیں دیں گی تو پھر شاید ہمارے اوپر مجھے لگتا ہے زیادہ ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی ٹاسک دیا جائے تو وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھاتی ہیں, پورا کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی, آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ مرد اور عورت دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کام کوئی کیسے کر رہا ہے اور کیا ایمانداری کی بنا پہ وہ چیزوں کو آگے لے کے چل رہا ہے, اس بنا پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ بہت ساری ہم کمپنیز ایسی دیکھتی ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ہم ایسے دیکھتے ہیں جہاں پہ مردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جاب کے حوالے سے. ایسا کیوں؟ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ ایک عام بات کہوں گی کہ معاشرہ مرد کا ہے, اکثر سننے کو آتا ہے. دیکھیں ہماری خواتین بھی دیکھیں, اب ان کی جو تعداد ہے وہ نصف سے زیادہ ہو چکی ہے. 52% خواتین کا حصہ ہے ہماری معاشیت میں. میں صرف یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ نا, میں اس لیے بھی کسی خاتون کو نہیں ترجیح دی جاتی کہ شاید بچے آڑے آ جائیں گے, شادی آڑے آ جائے گی, یا گھریلو ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ بار بار ہم سے لیو لے کے نہ چلی جائے, یا کوئی ایسی ٹینشن پریشانی ہے کہ یہ مینج نہ کر پائے. تو یہ بڑے بھی ریزنز ایسے ہیں کہ مردوں کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں. ایک اور چیز بتائیے گا کہ ایجوکیشن, تعلیم کی بات کریں تو دیکھیں تعلیم بچہ ہو یا بچی, یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو, یہ دونوں کا یہ بنیادی حق ہے, اور ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے. تو تعلیم کے معاملے میں ہم دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنا ایک عورت کے لیے خاص کر کتنا ضروری ہے, اور تعلیم پھر خواتین کے جو معاشی مستقبل ہے اس میں کتنا اہم ثابت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تعلیم جو ہے دیکھیے, ایک عورت کی تعلیم پورے گھر کی تعلیم ہے, پورے معاشرے کی. بالکل ایسے ہے. بالکل. اب بچہ ہے نا, مرد بھی اور عورت بھی ایک خاتون کی پرورش میں, ایک گود میں پرورش جو ہے وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اسی طرح پروان چڑھائے گی, اس کا فوکس بھی اس کی تعلیم و تربیت کی طرف ہوگا. وہ خود کسی چیز سے
आशना होगी तो आगे अपना तालीम, अपना नॉलेज ट्रांसफर कर पाएगी ना। एग्जैक्टली। तो मैं समझती हूँ कि मर्दों के साथ साथ औरतों की तालीम पर भी हमें उतना ही फोकस रहना चाहिए और उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए, और हमें उनको ऐसा साजगार माहौल प्रोवाइड करना चाहिए कि वो आसानी से अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि कैसा माहौल उनको प्रोवाइड करना चाहिए। एक और चीज़ बताइए कि ख़वातीन हैं, कारोबार शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनमें वो हौसला एक हम देखते हैं कि एक कोई उनको बूस्ट करे, उनको अप्रिशिएट करे, अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इंकरेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताइएगा कि ख़वातीन कारोबार आसानी से शुरू नहीं कर पा रही होती, इसकी क्या वजह है और किस तरह से उन्हें छोटे लेवल से अगर वो कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो कैसे उनका एक स्टार्टअप किया जाए कि वो भी इस कारोबारी दुनिया में अपना हिस्सा डाल सके? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हो सकता है टीवी स्क्रीन की उस तरफ बहुत सारी खवातीन आपका प्रोग्राम देखती हूँ, ये सवालात उनके जहन में आ रहे हूँ और वो उनका जवाब चाह रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर कुछ खास खूबियां रखी हैं, बिल्कुल ऐसे जो उसकी शख्सियत के साथ परवान चढ़ती हैं। अब बात यह है कि उन हिडन क्वालिटीज को जानने की जरूरत है, फिर उनको पॉलिश करने की जरूरत है। अब कोई ऐसी भी खवातीन है जो बहुत अच्छा एक कपड़ा सी लेती हैं, खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, मतलब बहुत सारे हुनर उनके अंदर है। तो अगर वो, मैं ये कहूंगी अपनी उन तमाम बहनों को जो इस वक्त सुन रही हैं कि आप सबसे पहले अपने अंदर झांकें कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने कौन सी खुदादाद सलाहियत दी, फिर उसी सलाहियत को अपना बिजनेस बनाएं। तो आपका क्वेश्चन था कि वो आगे नहीं बढ़ पाती, आगे नहीं आती इस खौफ से कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। ऐसे तो बीइंग ए वर्किंग विमेन, एक बिजनेस विमेन होने के नाते मेरा अभी जो एक सफर है ना बिजनेस का, इसको तकरीबन 8 से 10 साल होने को आए माशाल्लाह। तो इन सालों के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं डे फर्स्ट ही कामयाब हो गई थी। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सारी गलतियों से सीखा और डरती थी कि पहला कतरा कैसे बने। लेकिन जब आप सबसे पहले एक खातून के अंदर जो एतमाद है ना वो भरपूर होना चाहिए। एग्जैक्टली। एतमाद के साथ अगर, और दूसरा अल्लाह पर यकीन, अपनी सलाहियतों पर यकीन होना चाहिए। तो आप अपने घर के एक छोटे से कमरे में, एक किचन में, अपने ही डेली फोन के साथ अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके, सोशल मीडिया का दौर है, उस पर उसको चलाना शुरू कर दें। या ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं कपड़ों के जहाँ पे आप रीसेल करने का काम स्टार्ट करें, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप फिर खुद से अपना बिजनेस जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दें। आप वही बात है ना, आप वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम इनसे जानेंगे कि आया किस तरह से एक खातून अगर घर से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते, एक छोटे लेवल से जो है वो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मजीद इस हवाले से जानते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, हमारी ख़वातीन, उनका जो माशी मुस्तकबिल है वो कैसे हम उसको मजबूत कर सकते हैं, या किन चैलेंजेस का हमारी ख़वातीन को सामना है, इस पे बात की जा रही है। मुंतहा हमारे साथ है। मुंतहा, मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन को कारोबार जब वो शुरू करना चाहती हैं, काफ़ी हैक्टिक एक सिचुएशन बन जाती है, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, उनमें वो हौसला नहीं आ रहा होता। आया यहाँ पे एक जो सपोर्ट है वो एक आपकी फैमिली मेम्बर की भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग की भी हो सकती है, क्योंकि औरत को बड़ा नाजुक, सिनफ़े नाजुक भी कहा जा रहा है, और जो जज्बाती तौर पे भी देखा जाए तो वो बड़ी कमज़ोर है, और फैसला साजी में बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि वो बहुत मजबूत, और बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं ले पाती। तो फैमिली की सपोर्ट यहाँ पे उसके लिए कितनी मैटर करती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक खातून है ना, उस पे डबल बर्डन होता है, एक घर का और एक अपने ऑफिस का या अपने बिजनेस। तो अगर घर में आपके हस्बैंड हैं, आपके इन-लॉज हैं, वो अगर आपके लिए सपोर्टिंग है या मदद करने वाले हैं, हौसला अफजा है, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी खातून को अपनी मंजिल तक पहुंचने में जो है वो कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। अगर उनको इजाजत मिल गई ये काम करने की, तो फिर उनको सपोर्ट भी होना चाहिए। और लेकिन ऐसा होता है ना कि समटाइम कोई भी खातून है वो काम करती है जब,
لیکن اس کی پہلی ترجیح گھر بھی ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں اور اپنا کام بھی ہوتا ہے. تو گھر سے اگر اس کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اپنے کام پہ فوکس کر سکتی ہے. تو یہ والی چیزیں سمجھنا چاہیے اس میں. اور یہ ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ ہر حال میں ایک خاتون کے لیے بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ممتا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو بھی میرے مائنڈ میں آیا وہ اس پہ ضرور آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک تو خواتین کے لیے اپرچونٹی جو ہے وہ کم ہے, آمدن کی بات کی جائے وہ بھی کم رکھی جاتی ہے, اور دوسرا ایک اور چیز آپ نے بہت زیادہ نوٹ کی ہوگی کہ آپ مختلف آفیسز میں جائیں, آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا بھی آپ وزٹ کرتی ہوں گی, جو اعلیٰ عہدے ہیں, جو ہم کہیں کہ جو اوپر کی سیٹیں ہیں, اس پہ ہمیں خواتین جو ہے ان کی تعداد نظر نہیں آتی. ان کا جو وہاں پہ جو انتخاب ہے وہ صرف مردوں کا کیا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ جبکہ قابلیت میں دیکھیں خواتین ہماری قابل ہیں, پڑھائی میں دیکھیں پڑھی لکھی ہیں, وہی ڈگری جو ایک مرد کے پاس ہے وہی عورت کے پاس بھی ہوگی, لیکن وہ اعلیٰ عہدوں پہ صرف انتخاب مردوں کا کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بالکل ایسا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور میں اب یہ جو ٹیبو ٹوٹتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں خواتین بھی بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں, لیکن جو سوال آپ کا وہ بھی ویلڈ ہے کیونکہ ابھی کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں دیکھنے کو مل بھی رہی ہیں. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ خاتون ہے, شاید یہ اپنی ذمہ داری نہ نبھا سکے. اور اگر ہم ایک خاتون کی طرف کے دیکھیں تو اس کو نا بہت ساری چیزیں اس کے مطابق نہیں ملتی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کام کرنے والی جگہ پہ ہے تو وہاں پہ ڈے کیئر جو کہ خاتون کی سب سے بڑی, اگر وہ صاحب اولاد ہے, بچہ چھوٹا ہے, گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو ڈے کیئر سینٹرز نہیں ہے. سم ٹائم ایسی بھی جگہ ہوتی جہاں پہ علیحدہ واش رومز نہیں ہوتے, محفوظ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, اور بار بار ہراساں کرنا یا بار بار ان کی ایسی سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ سے چھو بھی کسی کو تنگ کر رہے ہیں, آپ کی نظریں, آپ کے جملے, آپ کی کچھ ایسی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتے ہوئے اسٹیپ بیک ہو جاتی. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ پھر کبھی آ جاتی ہے کہ اس کو سیٹ ایک مرد حاصل کر لیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈراماز بھی چل رہے ہیں کہ لوگوں کو نالج پرووائڈ کی جائے کہ خواتین کے لیے ماحول کو سازگار رکھیں. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, چونکہ وہ خود ایک خاتون ہیں, تو خواتین کے حوالے سے وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس پہ بڑے وہ سختی سے وہ ایکشن لے رہی ہیں کہ خواتین کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں یا کوئی بھی ناانصافی ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو فی الفور اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے, بیکاز وہ خود ایک خاتون ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ایک عورت دوسرے عورت کا درد سمجھ سکتی ہے. تو آئی تھنک اس حوالے سے جو ہے وہ پنجاب میں کافی اچھے انیشیٹیو جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ موسٹلی خواتین کا جو ایشو سامنے آتا ہے, اگر وہ کاروبار کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, شادی کے بعد اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ تم کام چھوڑ دو. اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے بدلیں؟ کیونکہ جو رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے, مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں, ایک اکیلا اگر مرد کماتا ہے, اگر اس کی اچھی جو آج کل جو انکم چل رہی ہے, اور اگر آپ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک آپ گھر کے 2-4 جو بھی فرد ہیں آپ کام نہ کریں. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کریں؟ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مرد جب کسی بھی خاتون کے لیے, اسپیشل اپنی بیوی کے لیے یہ سوچتا ہے کہ یہ اب کام نہیں کرے گی, تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں شاید یہ ایک ہم کیا اس کو کہتے ہیں احساس کمتری شاید جنم لیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ معاشرے کے سامنے نہ آئے, مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, آگے نہ بڑھ جائے. اور دوسری سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے مردوں میں شک, کہ کل کلا کو کچھ ایسا نہ ہو جائے, یا کہیں ظاہر ہے آپ کے میل فیمیل دونوں طرح کے کولیگز ہوتے ہیں نا, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جس میل کولیگ کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ خدا نہ خواستہ کوئی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تیسری بڑی بات کہ سسرال والوں کا اور معاشرے والوں کا بھی ایک ایسا پریشر ہوتا ہے کہ جی گھر جو ہے نا, اب ہر حال میں اگر ایک عورت بیاہ کے آ گئی ہے نا تو گھر کا صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی کام ہیں یا ذمہ داریاں ہیں وہ صرف ایک بہو یا ایک بیوی وہی کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں کر سکتا. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں, یہ وہ والی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتی پھرتی مثالیں ہیں
اور ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گی تو شاید مرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر حکمرانی نہ شروع کر دے، یہ مجھے آرڈر کرنا نہ شروع کر دے، یا پھر ساتھ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ گھر کے کاموں سے آپ بالکل ہی لا تعلق ہو جائے. ایسے ہی ہے، گھر کے کام نہیں کرے گی. بالکل جو مل کے میرا خیال ہے کہ یہ رکاوٹ بنتے. اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ خواتین کو مالی ورک شاپ دینا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بجٹ پلاننگ ہو، ایک بجٹ بنانا ان کو آنا چاہیے، جو کہ اس سے بھی کافی حد تک وہ اپنی جو معاشی مستقبل ہے اس کو وہ مضبوط کر سکتی ہیں. بالکل ایسی بات ہے. کچھ خواتین تو بہت اچھا اپنی چیز کو سیٹ اپ کرتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پروفیشنلزم بہت ضروری ہے، اور پروفیشنلزم تبھی آتا ہے کہ جب آپ کو اسپیشل ایسی ورک شاپ آپ کے لیے اکارڈنگ یور جاب آپ کو دی جائے، تاکہ آپ کی اسکلز پالش ہوتی رہتی ہیں، وہ زام لوز نہیں ہوتی. آپ دیکھیے نا کہ جب ہم لوگوں نے پڑھا اس وقت کمپیوٹر میں کیا کیا چیزیں تھیں، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اور آج کے دور میں تو اس لیے ڈے بائی ڈے اتنی جلدی چینجز آتی ہیں کہ اگر آپ اس سے اویئر نہیں رہیں گے تو آپ بالکل نابالغ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں آئے گا. تو یہ ورک شاپ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ مینجمنٹ جو ہے پیسوں کی یا اپنی چیز کی مینجمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے، کہ اس کو آیا یہ پتا چلے کہ میں نے اپنا حساب کتاب کیسے رکھنا ہے. اور نو ڈاؤٹ ایک خاتون ایسا نہ ہو کہ پتا چلے کہ فلاں جگہ آف لگا ہوا ہے اور بس وہی بھاگ گئے. بالکل ایسی بات ہے. اور ایک خاتون کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس نے ہر حال میں نمبر 1 ہی رہنا ہے، ورنہ گھر والے کہیں گے چھوڑ دو جی جاب، یا دفتر والے کہیں گے کہ آپ بھی چھوڑ دیں، آپ سے نہیں ہو سکتی. اس بیچاری کو ہر حال میں نمبر 1 رہنا ہی رہنا ہے. اچھا خواتین کے لیے نیٹ ورکنگ کیوں اہم ہے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے سوشل رہنا یا نیٹ ورکنگ بڑی اہم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک اچھی خاصی خاتون، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہے، جب وہ گھر رہتی ہے وہ بالکل گھریلو ہو جاتی ہے. وہ اتنی گھریلو ہو جاتی ہے کہ اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ میرے نیبرز میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی، یہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا. اور دوسرا اس کو اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ میں نے کل آفس جا کے اپنا یہ ایک چیلنج پورا کرنا ہے تو میں ہر حال میں اویئر رہوں گی. بینگ اے پروفیسر کی تو میں کالج کی پروفیسر بھی رہ چکی ہوں، تو بینگ اے پروفیسر اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے بی کام کو، ایف ایس سی کو، ان کو ایک لیکچر دینا ہے اپنا سوشل اسٹڈی کا یا لٹریچر کا، تو ڈیفینیٹلی مجھے جاننا ہوگا کہ اس وقت سوشل اسٹڈی کے لیکچر میں کیا لیٹسٹ چیز ایڈ کر سکتی ہوں. اس لیے پھر ان کا نیٹ ورکنگ میں رہنا اور ان کا اویئر رہنا بہت ضروری ہے اپنی چیز کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں اس وقت معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کاروباری لحاظ سے اگر خواتین کو قرض چاہیے، کہیں بینک لون چاہیے، تو اس میں فرسٹ آف آل تو اسے لون ملے گا ہی نہیں، اس کے لیے صاف انکار. اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی سپیس بن رہی ہے لون کی تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. کیوں؟ ایسا تھا ماضی میں، ایسا ہو بھی جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں نا قرضہ لینا نا، ایک مرد قرضہ لے رہا ہے وہ بھی کاروبار کے لیے، ایک خاتون قرضہ لے رہی ہے وہ بھی کاروبار کے لیے، تو کاروبار تو سیم ہوتا ہے نا. آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. بہت ساری خواتین لینا بھی چاہ رہی ہوں لیکن نہیں ملتا ان کے لیے یہ ہے. ہاں بالکل. ماضی میں یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، بہت زیادہ ان کی جو ایک پیپر تھے جن کو فل کرنا، فارم فل کرنا، یہ ایک بڑا کسی بھی خاتون کے لیے ایک مشکل کام تھا. لیکن اب آپ دیکھیں نا موسٹلی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز آپ ایڈ کرتی چلتی ہوں کہ ایک اور چیز کہ جب ہم یہ موسٹلی اسلام آباد میں تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ رینٹ پہ رہتے ہیں، 20% لوگوں کی یہاں پہ اپنے گھر ہیں. تو اب اگر وہاں پہ آپ کی کرائے کا مکان لینے جا رہے ہیں اور جو رینٹ جو ایگریمنٹ ہے وہ خاتون کے نام پہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے، اس میں ان کو مرد چاہیے کہ بھئی مرد کے نام کا بنے گا، عورت کے نام کا ایگریمنٹ نہیں بنے گا. اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں خواتین کے لیے، بہت سارے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، اور ان سے اب آہستہ آہستہ اوور کم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے پھر 2 طرح کے رکھے ہیں کہ فیز 1 میں آپ اتنا قرضہ لیں کہ شخصی ضمانت ہو، وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ملتی ہے. فیز 2 میں جو آپ کو ایک بڑے لیول کا، اس میں ظاہر ہے پراپرٹی پلج کرنی پڑتی ہے، اور گرنٹر کے طور پہ آپ جو ہے وہ 2 لوگ دے سکتے ہیں جو آپ کے ریلیٹیو نہ ہو، بلڈ ریلیشن نہ ہو. تو
خواتین وہ جو کام کرنا چاہتی ہیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی جی سب سے پہلے اپنے بزنس کو SSCP میں رجسٹرڈ کروائیں. ٹھیک ہے، اس ٹیکس ریٹرن ہوں گے تو چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی آنی شروع ہو جائیں گی ایک فارم میں. اور جب آپ کسی بھی قرضے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ اس کا تو NTN نمبر ہے، ٹیکس ریٹرن ہے، تو آپ کو زیادہ فوکس کریں گے، زیادہ ترجیح دیں گے. اور اس کے علاوہ ویمن چیمبرز بنے ہیں، آپ ان چیمبرز کو جوائن کر کے اپنی بہت ساری مشکلات کا حل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے چیمبر کا ذکر کیا، یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا، کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو وومن چیمبر ہے اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کو کوئی اچھی خاصی ڈاکومنٹیشن یا کوئی اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ذرا اس حوالے سے گائیڈ کر دیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں راولپنڈی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. گریٹ. اور الحمدللہ اس میں اتنی ہم نے آسان چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے جسٹ پاسپورٹ سائز کی ایک پکچر دینی ہے، ID کارڈ کی فوٹو کاپی دینی ہے، اور 2 سال پہلے 2900 اس کا مطلب فی تھی. ایک سال بعد اب جا کے آپ نے 4500 دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سال بعد. لیکن جتنے زیادہ فوائد اس کے اندر آتے ہیں وہ جب آپ اس کو جوائن کرتے ہیں چیمبر کو، وہ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. بہت ساری ایسی لیبز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں جن کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہے، وہ پھر آپ کو اس میں آف ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ہماری خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، ان کے جو جان و مال کی حفاظت کے لحاظ سے، یا ان کے مستقبل کو مزید بہتر بنانے کے لحاظ سے آپ ہماری بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں انہیں صرف یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اور جب تک آپ اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوں گی، اپنی باڈی لینگویج کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ باہر والی دنیا، باہر کے لوگ جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں کوئی آپ کو ضد کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. اور ہر جگہ ہر جواب دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، اور اپنی ہنر کو پہچانے. اور لیٹسٹ تعلیم آج کل تو YouTube آپ کا ماسٹر ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ منتہا، تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار یور ٹائم. ناظرین، خواتین کے معاشرے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی تعلیم، تربیت، مالی خود مختاری، مساوی جو ایک مواقع ہیں وہ فراہم کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. اور جب خواتین معیشت میں ایک اپنا فعال حصہ لیں گی تو ڈیفینیٹلی تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیں گی اور اس قوم کو، اس معاشرے کو بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.